अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर रहने वाला है। ठीक है। इसमें जो हमारे कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं ना उनको हमने डिस्कस करना है, कुछ चीज़ों को हमने लेके चलना है। ठीक है। अभी आज के लेक्चर पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि कल की क्लास के बाद मैंने एक व्हीट स्टोन ब्रिज और एक मीटर ब्रिज का लेक्चर जो है ना वो अपलोड किया था। अच्छा, उसके अंदर यकीनन 15 से 20 मिनट का ही कंटेंट है जो व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। लेकिन आप ही लोगों ने मुझसे क्लास में ये फरमाइश की थी कि हमें उससे रिलेटेड टॉपिकल प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड पास पेपर के जो क्वेश्चंस अपेयर हुए हुए वो भी आप सॉल्व करा दें। तो मैंने वो भी फिर उसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए, इसलिए वो लेक्चर की लंबाई जो है ना वो थोड़ी सी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो अगर आपने वो टॉपिकल प्रॉब्लम्स वाला जो पार्ट है मीटर ब्रिज का या व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अगर नहीं देखने तो बस 15-20 मिनट का कंटेंट है। वो अगर देखने हैं तो डेफिनेटली कंटेंट फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे ना रिलेटिवली थोड़े से हल्के टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन खैर करने तो सारे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना मेरा बेटा, वो हमारे पास है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। अब कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर से क्या मुराद है? देखो, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ के आए ना पूरा टॉपिक के, जिसमें हमने ये बात की थी कि यार हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टर्स होते हैं, और रेजिस्टर्स का काम क्या होता है कि यार ये हीट एनर्जी को डिसिपेट कर रहे होते हैं बेसिकली। ऐसे नहीं समझो कि रजिस्टर जो है ना वो कोई बुरी डिवाइस है। अब आगे चल के इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला आपको और आपने सर्किट बनाना सीखा या सर्किट पढ़ना सीखा, खास तौर पे वो लोग जो आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कोई किसी भी इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे, तो उन सब के लिए ये बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होंगी। तो रजिस्टर जो है ना इसका अपना फ़ायदा होता है, मतलब ये कंट्रोल सर्किटरी में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो रजिस्टर बहरहाल आपके पास एज ए सर्किट एलिमेंट इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो आपके सामने मैंने तस्वीर ली है ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से ली है, तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो, हालांकि ये फटी फटी सी पिक्चर है, और भी मैं गूगल से कोई पिक्चर निकाल के ले आता हूँ वो और वाजे होगी। ये इस तरह का एक एलिमेंट बना हुआ है, और इसके अंदर ना ऐसे बैंड ऑफ कलर्स आए हुए हैं। सही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि जो मैन्युफैक्चरर है ना उसका जो दिल कर रहा है उसने वो कलर का बैंड यहाँ पे चिपका दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब इस इन बैंड्स की मदद से ना, ये जो बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी मदद से यू आर सपोज टू नो द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। यानी कि जब ये रेजिस्टर कहीं पर सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा, तो ये मेरा बेटा आगे कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? इन कलर बैंड्स की मदद से पता चलेगा। तो इस पूरे टॉपिक का जो नाम है ना वो आपके पास कहलाता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। यानी कि आप किस तरह से इन रेजिस्टर्स के कलर बैंड की मदद से डी कोड करते हो कि हाउ मच रेजिस्टेंस दे आर गोइंग टू ऑफर इन अ सर्किट, जब करंट उस रास्ते से गुजरेगा जिसमें ये कनेक्ट हुए हुए होंगे। सही है। अब ये आपके सामने कलर कोड रखा हुआ है। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, ये तो बड़ा अजीब सा है सर, कैसे याद रहेगा? ब्लैक का वैल्यू 0, ब्राउन 1, रेड। अभी सिर्फ मेरी बात सुनते जाना, सब याद हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हम एक जुमला याद रखते हैं जो मैंने शायद पहले भी बताया था। बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। सही है। अब इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आपने जुमला याद रखना है कलर कोड को याद रखने के लिए। क्या है भाई? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। समझ में आने वाली बात है। अब देखो, इसमें आप पहले तो ये तरतीब देख लो, ये किस तरतीब में चल रहा है, ऑल्दो कि आपको नजर भी आ ही गया होगा। आप देखो ये ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, ब्लैक, ये नजर आ रहा है आपको? बी, बी, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। बी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। ऑफ को छोड़ दो, ग्रेट का आपने जी ले लिया, फिर ब्रिटेन का आपने बी ले लिया, फिर हैज आ। ये देखो जिसको मैंने स्मॉल से शुरू किया, या ऐसे समझ लो कि जो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं दरमियान में, उनका कुछ भी नहीं बन रहा। वेरी का आपने वी ले लिया, फिर गुड का आपने जी ले लिया, फिर वाइफ का आपने क्या ले लिया? डब्ल्यू ले लिया। अब देखो वही तरतीब में पढ़ो। ये देखो क्या 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 चलता चल रहा है। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। आगे क्या आ रहा है आपके पास? ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट। अभी मुझे पता है इसमें और भी प्रॉब्लम है, मैं सबका आहिस्ता आहिस्ता आंसर करूंगा।
पहले सिर्फ ये सेंटेंस समझ लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। जहन में कैसे रखोगे भाई? जहन में ये रखोगे कि जितने आपके ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है ना, ये ऑफ है, ये हैज है। सर सपोर्टिंग से क्या मुराद है भाई? सपोर्टिंग से मुराद ये है कि अंग्रेजी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका अकेले कोई मायना नहीं होता, वो आगे पीछे किसी ना किसी चीज के साथ मिलके मायना डिफाइन कर रहे होते हैं। मुझसे बहुत बेहतर अंग्रेजी आप लोगों की है, तो आप समझ सकते हो कि ऑफ अकेला कुछ भी नहीं है। ओ डबल एफ ऑफ तो कुछ हो सकता है, लेकिन ओ के बाद एक एफ आ रहा हो तो ये कुछ भी नहीं है। हैज भी सपोर्टिंग वर्ब में आएगा, आ आर्टिकल में आता है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा। तो ये भी अकेला कोई चीज नहीं है। तो जो ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है ना, इनको आप उड़ा दो, बाकी सब चीजों का कोई ना कोई क्या, मैंने आपका एक अदद मतलब निकाल के दे दिया। सही है, पहली चीज ये। दूसरी चीज भाई, गिनती कैसे याद रखनी है भाई? जीरो से स्टार्ट करना और जिस सिमत में एरो बनाया वहां से लेके 9 तक चले जाना। गोया ये जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, और सो ऑन ऐसे चलते हुए जाओगे। ये सिक्स आएगा, फिर सेवन आएगा, फिर एट आएगा, और आगे क्या आ जाएगा भाई? नाइन आ जाएगा। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ पे ना, जो मेरे जैसा बच्चा होता है निकम्मा, उसको एक और मसला आता है। बोलेगा सर देखिए मसला मैं बताता हूँ ना, ये देखें ये बी आ रहा है, फिर ये बी आ रहा है, फिर ये बी आ रहा है। अब ये तो चले हमने याद कर लिया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब पहले वाला बी क्या है, फिर दूसरे वाला बी क्या है, फिर तीसरे वाला बी क्या है? अब ये कैसे याद रखें भाई? ये तो मसला हो गया ना। यहाँ पे देखो जी आ रहा है, फिर ये जी आ रहा है। अब सर पहले वाला ग्रे है कि दूसरे वाला ग्रे है? पहला ग्रीन है कि दूसरा ग्रीन है? ये तो एक वाकई मसला है। मसला ये बी में आता है और जी में ही आता है, और कोई भी आपके पास रिपीटेशन में आपको नजर नहीं आ रहे। तो भाई इसके लिए मैं आसान सा टर्म याद कराता हूँ। ये आपको अक्सर वो बेशतर जो है ना, वो इंटरनेट पे नहीं मिलता। वो जो जुमला है वो तो मैंने भी छापा हुआ है, नेट से मिल जाता है। उसके लिए आप सिंपल याद कर लो विबग्योर। वैसे याद क्या कर लो, याद होता ही है बच्चों को। आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं होता, जो हम पढ़ते हुए भी आए हैं, नहीं पढ़ा हुआ तो आगे चल के पढ़ेंगे कई दफा। जो आपके 7 फंडामेंटल कलर्स होते हैं, जिनसे मिलके आपका विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, विब ग्योर, ये तो याद किया हुआ होगा ना, विब ग्योर। अब विब ग्योर में क्या होता है? वी स्टैंड फॉर वायोलेट, और चलते हुए जाओगे तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आखिर में क्या आता है मेरे बच्चे? रेड आता है। अब यहां पे देखो, मैं आपको विब ग्योर बना हुआ दिखा देता हूं। विब ग्योर बना हुआ दिखा दो, कहां पे? ये देखो। अब यहां से इसको देखो, ये वी नजर आ रहा है और ये आर नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में देखो, यहां मैं ऊपर मार्क भी कर दूं ताकि आपको याद रहे बाद में। ये मैं आर से लेके किसको मार्क कर रहा हूं? देखो मेरे बेटे, वी तक को मार्क कर रहा हूं। ये मेरे बच्चे, हमारे पास लिखा हुआ है विब ग्योर। मैं आपको पढ़ना भी सिखा देता हूं। देखो भी पढ़ रहा हूं, विब ग्योर, विब ग्योर। अब देखो, यहां वाले वी से क्या मुराद है आपके पास? वायलेट, फिर ये क्या है? ब्लू, फिर ये क्या है? ग्रीन, फिर ये क्या है? येलो, फिर ये क्या है? ऑरेंज, फिर ये क्या है? रेड। मसला हल हो गया भाई। अब जब ग्रीन वाला जी जो है, जब ग्रीन वाला जी यहां पे आ गया, तो ये बचा हुआ क्या होगा? ये तो आपके पास ग्रे ही होगा ना, और क्या हो सकता है? और डब्ल्यू से तो सिर्फ वाइट ही आ रहा है, और तो कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास। भाई मसला किस में था? मसला बी में था, और मसला आपका जी में था। तो मैंने बोला भाई विब ग्योर को पढ़ लो उठा के। विब ग्योर को पढ़ लिया आपने उठा के? बस जब विब ग्योर को पढ़ लिया, ये वी, ये बी, ये जी, ये वाई, ये ओ, ये आर, ये तो विब ग्योर बन गया आपका। तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने हिस्सा आपका क्लियर हो चुका है। अब ये जो जी है भाई, ग्रीन तो पीछे आ चुका है ना, अब यकीनन ये क्या होगा? ग्रे होगा, और डब्ल्यू से आपके पास क्या हो जाएगा भाई मेरे? व्हाइट हो रहा होगा। ये वाला मसला यहां तक का आपका हल हो चुका। अब सर शुरू का बी भी रह गया, अब क्या करें भाई इसको? अब मेरा बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा कि पहले वाला ब्लैक है और दूसरे वाला क्या है? ब्राउन है। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं कि जो इब्तिदा हुई है वो बिल्कुल बगैर कलर की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कलर ऐड होते जा रहे हैं। तो ब्लैक बिल्कुल पिच ब्लैक था, फिर आगे चलते जा रहे हो तो आपके पास थोड़ा थोड़ा उसमें कलर आता जा रहा है। बहरहाल ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की क्लास में जो टॉपिक है उनसे हमारा पेपर में बहुत कम कंटेंट आता है, और शायद एक ही दफा सवाल देखा है इसका आया हुआ, वो भी अब आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। तो लेकिन बदल चूंकि पढ़ना है, तो मैं याद रखने का अपने एंड से हर मुमकिन कोशिश करके आपको आसान तरीका बता रहा हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा और टॉपिक क्या पढ़ना है? मैंने आपको कहा भाई रेजिस्टर जो है ना, वो सर्किट डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अभी वो कैसे काम करता है, वो कैसे करंट कंट्रोल करता है, कैसे एनर्जी कंट्रोल करता है, वो हमारा यहाँ का डोमेन नहीं है, तो उस पर हम बहस नहीं कर रहे। बस इतना ध्यान में रखना कि रेजिस्टर को हम कई दफा प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्किट के अंदर। ठीक है, अब रेजिस्टर को जब इस्तेमाल करना होता है, तो भाई डिजाइन इंजीनियर जो है, सर्किट डिजाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या इलेक्ट्रिकल वाला, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं सर्किट में रेजिस्टर लगा रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो भाई उसके लिए आसान तरीका निकाला हुआ उन्होंने, रेजिस्टर के ऊपर ना क्या करा, कलर कोडिंग कर दी।
अब कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलती है उसके लिए तो मैं आपके सामने ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन के डब्बे में एक लाया हूं, इसकी वैल्यू भी निकालना भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले कलर कोड को याद रखना सिखा रहा था। तो मैंने कहा भाई कलर कोड स्टैंडर्ड इन 10 में से कोई होगा। ठीक है, कौन कौन सा था? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, तो ब्लैक ब्राउन, फिर रेड ऑरेंज येलो, फिर ग्रीन, फिर आपके पास ये जो ब्लू है, और फिर आपके पास क्या है, वायलेट, और फिर आपके पास ग्रे और व्हाइट आ गया। याद रखना मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो समझो यहाँ पे हम कलर कोड को डी कोड कैसे करते हैं। अच्छा, पहले ये भी समझ लो यहाँ पे, इसमें आपके पास अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना, इसको यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, इसको हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके ना नीचे ले आते हैं, ताकि आइडिया हो जाए क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो इसके अंदर मेरा बेटा, ये जो पहले वाला है ना, ये जो पहले वाला यहाँ पे रेड है, वैसे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी पहला बैंड होगा आपका उल्टे हाथ से, जो भी आपका पहला बैंड होगा ना, इसे कहते हैं फर्स्ट बैंड। फिर इसे कहते हो आप सेकंड बैंड, इसे आप कहते हो थर्ड बैंड, इसे आप कहते हो फोर्थ बैंड। सही हो गया? अब समझते चलो आप जरा, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड, या इसको बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी का नाम भी हम देते हैं। सही है? ये जो आपका चौथा बैंड होता है जिसको आप बैंड डी कह रहे हो, ये आपके पास होती है टॉलरेंस। ये क्या होती है भाई? टॉलरेंस। अभी क्या होती है, कैसे होती है, सब बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता इसमें से। ये जो टॉलरेंस होती है ना, ये आपके पास या तो सिल्वर हो सकती है, सही है, जहन में रख लेना, या ये आपके पास गोल्ड हो सकती है, या यहां पे कुछ भी नहीं होगा, नो फिलिंग। यानी कि या तो यहां सिल्वर होगा, या यहां पे क्या होगा, गोल्ड होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ तीन रेजिस्टर्स, तीन बैंड कलर मार्क हुए हुए हों, और चौथे बैंड की जगह पे कुछ भी ना हो, यानी कि कोई कलर ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है मेरा बेटा? अगर आपके पास सिल्वर मौजूद है, अगर आपके पास सिल्वर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वहां पे आपके पास जो कह लो कि टॉलरेंस है वो ±10% है, गोल्ड है तो वो ±5% है, और अगर कोई फिलिंग नहीं है तो इसका मतलब वो ±20% है। अभी सब समझेंगे कि टॉलरेंस क्या है, ये प्लस माइनस क्या भला है, सब समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता, प्यार मोहब्बत से। सही है? सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने कहा जो चौथा बैंड है, चौथा बैंड टॉलरेंस फैक्टर को शो करता है। और टॉलरेंस फैक्टर में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो चौथा बैंड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब टॉलरेंस वहां 20% है। अगर सिल्वर है तो 10%, है गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस है। अब सर टॉलरेंस क्या होती है, जरा ये भी बता दें। भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं यार, एक रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 5 ओम्स। क्या कहा मैंने? ये और आसान कर लेते हैं। एक रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 10 ओम्स, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 10 ओम वैल्यू है, आपको पता चल गया भाई ये वैल्यू है। अब मैं कहता हूं यार जो रजिस्टर है ना, इसकी वैल्यू 10 ओम्स नहीं है, इसकी वैल्यू है 10 ओम ±10%। सर इस जुमले का क्या मतलब है? मेरे बेटे इस जुमले का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप जरा एक काम करो, ये जो 10% लिखा हुआ है, पहले 10 ओम्स का 10% कैलकुलेट करो। भाई 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? 10 ओम्स का। भाई एक जीरो से एक जीरो मर गया, एक जीरो से एक जीरो मर गया, क्या बचता है यहाँ पे हमारे पास? 1 ओम बचता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, वो 10 ± 1 ओम्स है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, जिसने आपको ये रजिस्टर बना के दिया है, वो सेफ साइड पे प्ले कर रहा है। उसने आपको लिख के दिया कि भाई इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 ± 1 ओम्स हो सकती है। क्या मतलब सर? जरा एक बार इसके अंदर 1 को ऐड करो तो 10 + 1 कितना हुआ? 11 ओम। एक बार 1 माइनस करो तो क्या हुआ भाई? 9 ओम। भाई 10 में से 1 माइनस किया तो 9 ओम, 10 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ? 11 ओम। तो आपका मैन्युफैक्चरर आपको लिख के दे रहा है, क्या लिख के दे रहा है? कि भैया मैं लिख के तो दे रहा हूं 10 ओम्स, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने बर्दाश्त रखना है, आपने टॉलरेंस रखनी है। किसकी? 10% की। 10% जब आपने कैलकुलेशन करी तो कितना आया? 1 ओम्स आया। तो गोया ये कहना चाह रहा है कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू 11 ओम से 9 ओम के दरमियान में कुछ भी हो सकती है। अगर यहीं पे वो कहता 5%, जैसे कहता 10 ओम ±5%, तो आप 5% कैलकुलेट करते 10 ओम का, तो वो 0.5 ओम्स आता। समझना बात को, कितना आता? 0.5। गोया के 10 + 0.5 मतलब 10.5, 10 - 0.5 मतलब 9.5। गोया अगर 5% टॉलरेंस है, तो आपका मैन्युफैक्चरर ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो आंसर है वो 9.5 से 10.5 ओम के दरमियान में हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी से खरीद के लाए, यानी कि आप गए बाजार में गए, आपने बाजार में बोला रजिस्टर बेचने वाले से, ए भाई मुझे 20 ओम का एक रजिस्टर बेच दो। सही है?
उसने आपको 20 ओम का रजिस्टर बेच दिया और साथ में उसने आपको लिख के दे दिया कि भाई मेरे रजिस्टर्स की वैल्यू है 20 ओम +-10%। अब आपने आके चेक किया, आपकी वैल्यू तो 20 ओम आई नहीं रही, 20 ओम से थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम आ रही, आप चले गए उसके बाद लड़ने झगड़ने, आपने बोला भाई 20 ओम तो आई नहीं रही। बोलेगा भाई अनपढ़ गवार, ये देख मैंने क्या लिख के दिया है, मैंने लिख के दिया है 20 ओम +-10% है, गोया टॉलरेंस भी है। तो भाई आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, वो बोलेगा भाई सर बिलाल की क्लास ढंग से ले लेता तो पता चल जाता। 10% ऑफ अगर 20 कैलकुलेट करें तो एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, यानी कि ये 2 ओम आया। बोलेगा भाई मैंने तुझे लिख के दिया है कि मेरा जो आंसर आएगा वो 20 +-2 ओम्स आएगा, यानी ये जो मैं रेजिस्टेंस बेच रहा हूं 20 ओम की बनाकर जिसमें टॉलरेंस 10% दी है, इसका आंसर 18 ओम से 22 ओम्स तक कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। 19 ओम होगा तब भी आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, 20 ओम हो तो बहुत ही अच्छा है, 21 ओम हो तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो टॉलरेंस जितनी कम हो आपका जो चीज होती है वो उतनी अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर आप बेसिकली उतना लिमिट करते जा रहे होते हो। और आसान मिसाल ले लो, अगर अभी भी मसला समझ में नहीं आया तो एक मिसाल और देता हूं। आप लोग अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करते होगे ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जो एरर होता है, अलाउड एरर होता है ना, जो अलाउड एरर की लिमिट होती है वो +-5% होता है। क्या मतलब, भाई आपने वर्नियर कैलिपर से किसी चीज को नापा, उसकी वैल्यू आई आपके पास 10 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूं, या 10 मिलीमीटर आ गई। अब 5% का इसमें एरर की गुंजाइश है। क्या मतलब भाई, अगर उसकी ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और इसका अगर मैं 5% कैलकुलेट करूं, जरा समझो, 5 × 100 × 0 से 0 मर गया, और 5/2 कितना होता है भाई, 1/2, गोया के 0.5। यानी कि अगर किसी बच्चे ने, इसका पहले मैं रेंज निकाल लूं, 10 + 0.5 करो क्या हो जाएगा भाई 10.5, 10 - 0.5 करो क्या हो जाएगा भाई 9.5। गोया कि अगर किसी बच्चे ने आंसर निकाला 9.7 सेंटीमीटर, उसे भी आपका जो एग्जामिनर है पूरे नंबर देने का पाबंद है। किसी ने आंसर निकाला 10.2 सेंटीमीटर, वो भी सही है, क्योंकि ये एरर की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेंज होती है कि आप 5% स्टूडेंट लेवल के ऊपर, कि आप 5% के अंदर अंदर अगर कोई भी एरर आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू अज्यूम की जा रही होती है आपके पास। तो ये मतलब होता है भाई साहब किसका, टॉलरेंस का। तो जहन में रख लेना, अभी जब हम कलर कोडिंग के थ्रू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टॉलरेंस आ रही है, तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि जो इसके ऊपर मार्क्ड वैल्यू है इससे इतने परसेंट ऊपर या इतने परसेंट नीचे, एक रेंज बता दी कि भाई इस रेंज के अंदर आपकी वैल्यू हो सकती हैगी। सही है भाई। अब आ जाते हैं वापस कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब देखो, जो पहले दो बैंड्स होते हैं, आखिरी बैंड तो टॉलरेंस बताता है, पहले दो बैंड बताते हैं डिजिट्स ऑफ द रेजिस्टेंस। अब कैसे पढ़ोगे, देखो यहां लिख के दिया हुआ है, पहला बैंड कौन सा है, यहां पे रेड कलर का है। आप जाओगे देखोगे भाई रेड कलर के आगे क्या लिखा हुआ है, तो रेड कलर के आगे लिखा हुआ है 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया भाई, सिंपल, इतना बकरी नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं। अब इसके अगला बैंड देखो क्या है, वायलेट। आप जाओगे देखोगे भाई वायलेट का क्या है, वायलेट का 7 लिखा हुआ है, आपने यहाँ लिख दिया भाई वायलेट का 7, भाई मसला ही हल हो गया। अब आपने ×10 ये काम खुद से करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरा बेटा, कलर कोडिंग की नोमेनक्लेचर को पढ़ने का तरीका ही है ये, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे रीडिंग लेने का एक तरीका होता है ना, बस वैसे आपको रीडिंग लेने का तरीका बता रहा हूँ, कलर कोड को पढ़ के रेजिस्टेंस कैसे अखज करनी है आपने, सिंपल। सही है। तो 20, पहले दो बैंड क्या बताएंगे भाई, 2 डिजिट बताएंगे। तीसरा बैंड बताता है 10 की पावर, तीसरा बैंड क्या बताता है, 10 की पावर। तो दो दो डिजिट लिखने के बाद आपने ×10 लिख दिया। और अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेंज, ऑरेंज के आगे क्या लिखा है 3। अब ये 3 आगे नहीं लिखना है, ये 3 10 की पावर में जाएगा। तीसरा डिजिट क्या बताता है, 10 की पावर बताता है। और चौथा डिजिट क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है। सिल्वर का मतलब टॉलरेंस थी 10%, गोल्ड का मतलब टॉलरेंस थी 5%। अगर सिल्वर मार्केट से शार्ट हो जाता, गायब हो जाता, तो फिर मतलब वहां पे कुछ भी ना होता, तो +-20% आके बंद करके दे देते हम, ठीक है। तो अभी तो ये है, तो ये क्या बन जाएगा, +-10%। तो जनाब वाला इसकी जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं नीचे कहीं लिख दूं इसकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसकी है 27 × 10⁻³ +-10%। यानी कि ये कहना चाह रहा है बेटा मेरी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 27,000 ओम्स +-10%। यानी कि 27,000 से 10% ज्यादा हो सकती है, और 27,000 से 10% आपकी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो मेरा बेटा ये हमारे पास जो था इसका सीधा सीधा सा हिसाब किताब था। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर भी आ जाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप मुझे जल्दी से बता दो
कि इसके अंदर जो है ना वो कलर कोड कौन सा है। एक कलर कोड मतलब एक रेजिस्टेंस दे के आपसे मैंने कलर कोड पूछ रहा हूँ, और एक कलर कोड दे के आपसे रेजिस्टेंस पूछ लूंगा। जल्दी से बता दो, ये आपके सामने क्वेश्चन जो है जनाब ये मेंशन है। चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई मुश्किल भाई, कोई मुश्किल तो नहीं था कलर कोडिंग, किसी को मुश्किल तो नहीं लगी। बेटे नया चैप्टर अल्लाह के हुक्म से अगले हफ्ते स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर कभी इस तरह का कोई सवाल आ जाए, सबसे पहले आपने आपने बनाना सीख लेना है कि भाई हमने वो बनाना कैसे। तो आप कैसे बनाओगे भाई, आप यहाँ जुमला लिखोगे। ये पेपर में अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लिखोगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। सही हो गया, ऐसे लिख दिया आपने जल्दी जल्दी। अब गिनती लिख दी, 0 1 2 3 4, ऑफ से कुछ नहीं आता। 5 6 7 8 9, सही हो गया। अब आपने मार्क कर लिया यहाँ छोटा सा भाई, ये ग्रे है, ये आपका वायलेट है, ये क्या है ब्लू, ये क्या है ग्रीन, येलो ऑरेंज रेड, और ये क्या है भाई ब्लैक, और ये क्या है भाई ब्राउन। सब चीज आपने मार्क कर दी यहाँ पे। अब सीधा सीधा अब कहता है हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 3700 ओम्स ±10% बाय अ कलर कोड। भाई ये बीबी रॉय से जो मैंने लिखा है ये तो सबको आ गया ना लिखना, इसमें तो किसी का मसला नहीं रहा अभी। ये जो मैंने जुमला लिखा है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ और नीचे नंबरिंग करी, ये पीछे मैंने ऊपर यही फारसी झाड़ी थी पूरी अभी सारी। ठीक है, चलो गुड है। अब देखो, पहले दो डिजिट तो सबसे आसान है, 3 और 7। भाई देखो 3 के अगेंस्ट क्या है, 3 के अगेंस्ट आपको नजर आ रहा है ऑरेंज है। भाई 3 के अगेंस्ट क्या है, ऑरेंज है, बहुत आला। 7 के अगेंस्ट क्या है भाई, 7 के अगेंस्ट तो मुझे वायलेट नजर आ रहा है, बहुत आला भाई। आगे क्या होता है भाई, आगे होता है 10 की पावर 2। तो 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 जीरो का मतलब है यकीनन 10 की पावर 2 रही होगी, तभी तो 2 जीरो आए हैं, वरना 2 जीरो कैसे आते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब ही 100 होता है भाई। तो 2 के यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 के अगेंस्ट लिखा हुआ है यहाँ रेड। आगे क्या है भाई, 10% लिखा हुआ है, 10% का मतलब यहाँ पे चौथा बैंड क्या है, सिल्वर है। यार इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, यकीन करो ये प्रेप 1 का बच्चे को भी बता दूं ना, खुशी खुशी कर लेगा। ऑरेंज वायलेट रेड और सिल्वर। बोलो भाई समझ आया नहीं आया। जितने लोगों ने ये आंसर निकाला था एक्सीलेंट, और जिन निकम्मों से नहीं निकला था समझ में आ गया। ऑरेंज वायलेट रेड और सिल्वर, बोलो भाई। बेटे हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है ना इंजीनियरिंग में अलग अलग होता है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखो आप जाकर, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। एमडी कैट का एक टेस्ट होता है। अब जैसे आप अगर मुझे बताओगे आपने किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेना है, तो मैं आपको और बेहतर गाइड कर सकूंगा। ठीक हो गया। बेटे एमडी कैट में नहीं आता, ये नम्स या आगा खान में आता है, क्योंकि एमडी कैट के कोर्स कंटेंट में तो ये शामिल नहीं है, नम्स या आगा खान में अलबत्ता ये शामिल है। सही हो गया। चलो अब देखो आगे कहता है, कार्बन रेजिस्टर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर मार्क फॉर देयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस बाय अ कलर कोड। इसने ये बता के हमारी जात पर एहसान कर दिया। आगे कहता है जनाब, अ a given carbon resistor has color scheme brown red green and gold। बहुत आला भाई, ब्राउन रेड ग्रीन एंड गोल्ड। अब सबसे पहले देखो ब्राउन कौन सा है, ब्राउन के अगेंस्ट यहाँ 1 लिखा हुआ है, आपने यहाँ 1 मार्क कर दिया सही। और आगे क्या कहते हैं, रेड, रेड के अगेंस्ट देखो क्या लिखा है, रेड के अगेंस्ट 2 लिख दिया आपने यहाँ पे। मल्टीप्लाई 10 की पावर लगा दी यहाँ पे। आगे कहता है ग्रीन, ग्रीन वेरी गुड। अब ग्रीन में देखो कौन सा है, ये वाला आखिरी वाला तो ग्रे है, ये ग्रीन 5 वाला है यहाँ पे। 10 की पावर आ गया आपके पास क्या, 5। आगे क्या कहते हैं, एंड गोल्ड। और आगे कहते हैं गोल्ड है, गोल्ड की आपको पता है ना टॉलरेंस क्या होती है, 5% होती है, सबसे कम टॉलरेंस गोल्ड की होती है। तो 12 × 10 पावर 5 ±5%। हो गया भाई, ये वाला आपका पास पेपर का क्वेश्चन था, ये आपका पी वाई, ये जो आया। बोलो भाई समझ आ गया। एक ही साल आया है, इसका सवाल और नहीं आया हुआ। ठीक है, बोलो। जी बेटे एनईटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई किताब में ये मौजूद है, पुरानी किताब में नहीं था तब इंपॉर्टेंट भी नहीं था। खैर हमने पिछले साल भी पढ़ाया था बच्चों को। ठीक है, टॉलरेंस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एरर दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि आ सकता है। चले भाई, बोलो भैया चले आगे। सही है, क्लियर हो गया बेटे, वो जो यूनिवर्सिटी का मसला पूछ रहे थे मुझसे।
बेटा यहाँ तक बता दो कोई सवाल है, वरना मैं अपनी मर्जी से एक सवाल दे दूं आपको करने के लिए। एक सवाल आप कर लो चलो जल्दी से। अगर आपको बोला जाए मिसाल के तौर पे 48,000 प्लस माइनस 20%, बताओ इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। चलो जल्दी से बता दो। अब देखो बच्चे, काफी सारे लोगों का इसके अंदर आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार। सबसे पहले आपने यहाँ देख लिया, ये क्या पहला डिजिट क्या लिखा है, 4 लिखा है भाई। आपने एक बार ये टेबल बना लिया, 4 पढ़ लो जाके, 4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, येलो लिखा हुआ है। फिर दूसरा डिजिट क्या है आपके पास, 8 है यहाँ पे। 8 किसके अगेंस्ट है, जी आर। जी आर का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, ग्रे है, तो येलो के बाद आ गया ग्रे। और ये चीज शो कर रहा है कि 10 की पावर क्या है, 10 की पावर यहाँ पे मेरे भाई 3 है। तो 10 की पावर 3 का मतलब है क्या आ गई यहाँ पे आपके पास चीज आ गई, ऑरेंज। और ऑरेंज का मतलब है मतलब ऑरेंज का मतलब होता है ना 3, तो 10 पावर 3 हो गया। 20% का मतलब ये है कि आपके पास चौथा बैंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, येलो ग्रे ऑरेंज। चौथा बैंड आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बोलो भाई, बोलो मेरा बेटा, क्लियर हो गया सबको, समझ आती है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, इजी पीजी। चलो ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ना समझने के लिए, उसकी तरफ चलते हैं। वो मेरे बेटे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या बला है और कैसे काम करता है, अच्छे तरीके से दिमाग के सारे ढक्कन खोल के सुनो। ठीक, मतलब एक अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अब मेरा बेटा पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी पर्पस है ना वो दो हैं। एक, अननोन सेल्स के ईएमएफ का रेशो निकालना। अननोन सेल्स के ईएमएफ का रेशो निकालना, क्या मतलब सर इस बात का, इस बात का मतलब क्या है भाई, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास दो सेल हैं, एक का रेशो E1 है और एक का ईएमएफ E1 है और एक का ईएमएफ E2 है। तो इनका रेशो ये कैलकुलेट करके देगा। अब मुझे पता है आपके जहन में जो एक सवाल आ रहा होगा खतरनाक किस्म का, सर ये कौन सी मुश्किल बात है, आप मुझे बताएं एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, एक सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है, मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, 2 ऊपर रखूंगा 5 नीचे रखूंगा, रेशियो में वैसे ही निकाल के बता दूंगा, पोटेंशियोमीटर की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता था कि आपने इसी तरह की कोई चवल मारनी है, इसलिए मैंने शुरू में ये बात लिख भी दी थी, लेकिन आपने शायद उसे पढ़ा नहीं। अननोन सेल्स मतलब एक वो सेल जिसका ईएमएफ E1 का वैल्यू आपको नहीं पता, एक वो सेल जिसके ईएमएफ E2 का वैल्यू आपको नहीं पता। उन दोनों सेल के ईएमएफ का जो रेशियो है E1/E2, आपको ना E1 पता है ना E2 पता है, तो E1/E2 कितना होगा वो ये बता सकता है। सर ये कैसे हो सकता है, अबे ये इसी काम के लिए तो इंस्ट्रूमेंट है ये, अभी देखते हैं ना कैसे हो सकता है, सब्र तो कर। सही है, तो ये वाली चवल नहीं मारना बीच में कि सर E1 का वैल्यू आप मुझे बता दें, मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, डिवाइड करूंगा E2 के वैल्यू से, रेशियो तो वैसे ही आ जाएगा। तो भाई E1 E2 हमारे पास अननोन है, सही। दूसरी चीज क्या है भाई इसके अंदर, दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास दो में से एक नॉन सेल है, तो अननोन सेल का ईएमएफ निकालने का काम भी यही करता है। यानी कि आप इसकी मदद से अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि E1 E2 में से एक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। भाई E1 E2 इस पूरी कहानी में ना दो सेल इन्वॉल्व होंगे, भी आप देखोगे आगे चल के। तो अगर दोनों में से एक आपका स्टैंडर्ड सेल है, उसको स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं, नोन सेल भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, किताब वाले कभी उसे स्टैंडर्ड कहते हैं कभी नोन कहते हैं, कोई भी नाम चिपका दो आप, आपकी मर्जी है। उसका जो है ना वो ईएमएफ अगर आपको पता है, तो अल्टीमेटली फिर आप क्या कर सकते हो, आप अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। एक तीसरा काम और है जो क्या करता है, जिसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल है ना वो कैलकुलेट करके देता है। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है भाई, आपको पता है हर बैटरी हर सेल के अंदर अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जब चार्ज फ्लो करता है, अल्टीमेटली क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस को फेस करता है क्लोज सर्किट के केस के अंदर, सही है। तो ये वो भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये सारा काम आपके पास किसका है भाई, पोटेंशियोमीटर का काम। अब पोटेंशियोमीटर ये सारे के सारे काम सर अंजाम किस तरह से देता है मेरे भाई, उसके ऊपर आगे चलने के लिए ना हम छोटा सा एक दो चीजें पहले समझ लें, फिर हम इसके ऊपर आते हैं वापस, ठीक है। यानी कि समझ लो आप जिसको हम बेसिक्स कह सकते हैं। अब ऐसे समझ लो मेरे पास यहाँ पे ना एक कोई छोटा सा सर्किट है, समझना आप सर्किट जरा, जितने ढंग से आप ये समझोगे उतने ढंग से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना पोटेंशियोमीटर का वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ मान लो मेरे पास एक कोई बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, और इस बैटरी का एक ज़ाहिर है प्लस साइड है, एक ज़ाहिर है माइनस साइड है।
और ये बैटरी यहाँ पे एक किसी वायर के साथ कनेक्ट हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस वायर को मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये मान लो मेरे पास कोई एक डॉटेड लाइन है, जिस डॉटेड मतलब ये डॉट एक वायर है जिसके साथ ये बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। और ये वायर किसी ओमिक कंडक्टर की, ओमिक कंडक्टर कौन सा हो सकता है भाई, जिसके अल्फा का वैल्यू कम होता है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, ठीक है, निक्रोम है। किताब में वैसे इसको कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर कहा हुआ होता है। उसका रीजन मैं बहुत तफसील से आपको अल्फा के पढ़ाने के साथ बता चुका हूं कि जब अल्फा का वैल्यू कम होता है तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में कोई खातिर खुआ किस्म का चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक हो गया, जहन में रख लेना। अब आगे चलते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ना एक वायर है। इस वायर की अपनी कोई लेंथ है। इस वायर की लेंथ अज्यूम कर लेते हैं भाई, इस वायर की यहाँ से यहाँ तक की ना कोई लेंथ है। और मान लेते हैं कि यार ये जनाब ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ का वैल्यू हमारे पास है एल के बराबर। और ये जो एल है ना, ये एल यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर है, सही है। और इस वायर की अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, यकीनन हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। ये जो मेरा बैटरी कनेक्ट हुआ हुआ है, इस बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं 100 वोल्ट है। यानी कि इसका प्लस साइड 100 वोल्ट पर है और माइनस साइड 0 वोल्ट के ऊपर है। अब इसका मतलब क्या है, ये बात आप समझिएगा। अगर आपने पीछे जितने मैंने सवाल कराए हैं वो आपने तमीज से हल किए हैं ना, एक बार भी अगर अपनी कॉपी में हल किए और नोट्स बनाते चल रहे हो जैसा मैंने कहा है, तो आपको ये सब समझ में आ रहा है जो मैं अभी कह रहा हूँ। ये वो जगह है जहां से आपका जो चार्ज है ना वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और ये वो जगह है जहां पे आके चार्ज अपनी जर्नी खत्म करता है। यहां पे आपका जो चार्ज मौजूद है वो एक एनर्जेटिक चार्ज है जिसके पास 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, बैटरी के पॉजिटिव साइड से पंप होके आ रहा है। ये वाली साइड पे जो चार्ज है इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। गोया अगर मैं कहूं कि चार्ज ये पूरा रास्ता ट्रेवल करता है, एक वायर ट्रेवल करता है 20 सेंटीमीटर का, तो ये रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 20 वोल्ट का। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। हाथ रेस करो, कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो मैंने बोला है। ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 100 वोल्ट का जब ये ऐसे 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ आएगा। क्योंकि जाहिर है, तार का अपना रेजिस्टेंस है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इसको काम करना पड़ेगा, और काम को करने के लिए वो एनर्जी खर्च करेगा। और जो एनर्जी खर्च करेगा वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। यानी कि मैं कहूंगा चार्ज जब इस तार को कवर करके आएगा तो गोया वो पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। बोलो कितने लोगों को ये जुमला समझ में आ गया कि तार जब अपने स्टार्ट से एंड पर आएगा तो ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा इस 20 सेंटीमीटर को कवर करने में। चलो गुड हो गया, बस सही सही, हाथ नीचे कर लो वापस। देखो फिर सुन लो, फिर समझ लो, बाकी के जो 200 निकम्मे बैठे हुए। भाई ये हमारा है स्टार्ट पॉइंट, ये कनेक्ट हुआ हुआ है कहाँ पे, ये कनेक्ट हुआ हुआ है 100 वोल्ट के साथ। ये हमारा है एंड पॉइंट, ये हमारा फिनिश लाइन है। ये कनेक्ट कहाँ हुआ हुआ है, 0 वोल्ट पे। और हमने ये बात अपने सीरीज सर्किट नेटवर्क में भी देखी थी कि जब ऐसे रेजिस्टर्स कनेक्ट हुए हुए होते हैं, जब रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे मान लो इधर से चार्ज चलना शुरू करता है, इधर मान लो 20 वोल्ट होता है। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। तो जब तक चार्ज यहाँ पे पहुंचता है इसके पास कितना रह चुका होता है, 0 वोल्ट। ये सब मैंने आपको केवीएल के थ्रू वेरीफाई भी कराया था, पता नहीं कितने क्वेश्चन भी दिए थे वेरीफाई करने के लिए कि भाई चार्ज यहाँ जाएगा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, यहाँ जाएगा कुछ ड्रॉप करेगा, यहाँ जाएगा कुछ ड्रॉप करेगा। अभी ये वाली चवल मत मारना कि सर यहाँ तो रेजिस्टर था तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वायर में कैसे हो रहा है। भाई वायर भी तो कंडक्टर है। कंडक्टर है तो कंडक्टर की अपनी कुछ लेंथ होगी, अपनी कुछ नेचर होगी, अपना कुछ एरिया होगा। और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से इन्हीं सब चीज़ों पे तो डिपेंड करती है। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। सिमिलरली इसका कुछ अपना टेम्परेचर भी होगा वायर का। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस तो लेकिन टेम्परेचर के चेंज की वजह से चेंज ही नहीं हो रही, आपने कहा कांस्टेंट का वायर है। तो भाई चेंज नहीं हो रही लेकिन इनिशियल तो कुछ वैल्यू होगी ना रेजिस्टेंस की। तो गोया कि जब चार्ज अपने स्टार्ट से अपने एंड पॉइंट पे आ रहा होगा तो वो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब मजीद सुनना गौर से बात को। हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज ने जब पूरा 20 सेंटीमीटर का फासला कवर किया तो चार्ज ने पूरा 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे इतनी बात तो हमें समझ में आती है अच्छे से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया है इस पे चलते हुए, क्या ऐसा हुआ होगा कि चार्ज अपना 100 वोल्ट लेके चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे यहां पे पहुंचा उसने बोला भैया एक कदम आगे जाऊंगा तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मैं 100 वोल्ट सारा इधर ही ड्रॉप कर दूं। ऐसा हुआ होगा, या हर कदम पे उसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा। तो आपका क्या ख्याल है, चैट में बताओ जरा। चार्ज ने आखिरी कदम पे सारा पोटेंशियल ड्रॉप किया या हर कदम पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता हुआ गया होगा। डेफिनेटली हर कदम पे पोटेंशियल ड्रॉप करता हुआ गया होगा। अच्छा जरा हाथ रेस करना, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक कितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है।
गुड यार, अभी फिर भी ज्यादा लोग हैं, तकरीबन 60 70 80 लोग हैं। वरना अमूमी तौर पे ये पोटेंशियोमीटर का टॉपिक जो है ना, वो पिछले साल तक बच्चों ने पढ़ा नहीं होता था, क्योंकि पुरानी किताब में जो था इतना खास था भी नहीं। ए लेवल वालों का तो था बरल। ठीक है, अभी भी है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं कोई टेंशन नहीं, आसान है यार, बहुत बकरी सा टॉपिक है, सब पढ़ा हुआ है हमने। बस हमने ना, समझ लो, सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ना, उनको एक जगह जमा करना है। मैं वही काम कर रहा हूँ अभी। पोटेंशियोमीटर की तो मैंने अब तक डायग्राम बनाई नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जमा कर रहा हूँ जो जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गोया मैंने कहा, चार्ज हर कदम पे कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप करता हुआ जा रहा है। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है कि इसने हर कदम पर ना कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हर कदम पे कितना ड्रॉप किया है। तो भाई इसका तरीका क्या है, आप देखो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, और आप देखो इसने लेंथ कितनी कवर करी, यानी कि लेंथ कितनी ट्रेवल करी। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ मेरे भाई 100 वोल्ट का। लेंथ कितनी कवर करी, 20 सेंटीमीटर। ये वोल्ट में लिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, ध्यान में रख लेना। जीरो से जीरो मर गया, टू वन जा और टू फाइव जा हो गया। ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या सीखा आपने? आपने सीखा ये कि 1 सेंटीमीटर जब चार्ज ने चला, 1 सेंटीमीटर जब चार्ज ने चला तो इसने 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किया। 1 सेंटीमीटर कहां से कहां चला, ये बहुत जरूरी है समझना। 1 सेंटीमीटर जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया, तो इसने क्या किया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया। फिर 1 सेंटीमीटर चला, फिर 5 वोल्ट कर दिया, गोया 2 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट कर दिया। फिर 2 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट कर दिया। ऐसे करते 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 10 सेंटीमीटर पे 50 वोल्ट कर दिया, और फिर अगले 10 सेंटीमीटर पे मजीद 50 कर दिया। गोया 20 सेंटीमीटर पे पूरा 100 वोल्ट ड्रॉप करके आपका चार्ज हंसी खुशी वापस आ गया। इस चीज को मेरा बेटा हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सर आसान भाषा में बताएं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। मेरा बेटा आसान भाषा में पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है, जैसे ही चार्ज एक कदम हाई से लो की तरफ जाएगा, गौर से सुनना, एक कदम हाई से लो की तरफ जाएगा, तो एक कदम उठाने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वो कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम यही डेफिनेशन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हमने ये बात वहां पढ़ी थी कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है उसके अलोंग जब आपका चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है जनाब, पोटेंशियल ड्रॉप करता जा रहा होता है। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, हाथ रेस करो कितने लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट याद है? इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, मैंने वहां ड्राइव भी कराया था, माइनस वी अपॉन आर का सारा कॉन्सेप्ट भी दिया था, और एक नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो गुड हो गया। नहीं याद तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक देखोगे याद आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेरा बेटा इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जो शो कर रहे होंगे वो रो से शो कर रहे होंगे। आपने ध्यान में रखना है रो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सही है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और रो बन जाएगा आपका वी डी अपॉन एल। एल से मुराद ध्यान में रखना, इसके न्यूमेरिकल में आप बहुत बोंगियां मारोगे। एल से मुराद मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, चार्ज ने जो लेंथ कवर करी, मैं यहाँ उर्दू में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, हो सकता है अंग्रेजी में मसला हो। चार्ज ने जो लेंथ कवर करी, भाई चार्ज जितना चला उतना ही होगा, जो वही लेंथ आएगी यहाँ पे। वीडी क्या है, जितना पोटेंशियल, जो पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया, जो पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया, जो पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया। भाई ये चार्ज ही तो लेके आया था पोटेंशियल बैटरी के पास से, ये वही तो ड्रॉप हो रहा है, और क्या हो रहा है। सही हो गया, गुड ही गुड हो गया, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, अब इसी चीज को मैं आपको मजीद एक तरह से समझा रहा हूं, एक और तरह से। ये सब चीज हमारी अभी पोटेंशियोमीटर में हमें हेल्प करेगी थोड़ी सी देर में। पहले बेसिक सीधी कर लें, सब समझ में आ जाएगा खुद ही। अब देखो, ये मैंने वापस वही बैटरी बना दी भाई। सही, ये वही बैटरी बना दी मैंने, और ये मेरी वही वाली तार है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ना एक और सवाल भी आ जाता है कभी कभार। वो सवाल ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया डॉटेड वायर जो है ना वो इसके अंदर तो देखें वो हो रहा है, समझ में आ रहा है, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये वाला जो तार है, ये जो बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, बैटरी को यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, इसमें एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रही? नहीं, नहीं हो रही ड्रॉप। आप बोलोगे क्यों नहीं ड्रॉप हो रही भाई? भाई इसलिए ड्रॉप नहीं हो रही क्योंकि जब भी आपके लेवल पे आपको इस तरह का कोई सॉलिड वायर नजर आए ना, आप में से जितने लोगों ने ये मेरा मीटर ब्रिज का लेक्चर ढंग से देखा होगा उसमें भी ये बात बताई है मैंने, जो आपको कल की क्लास में दिया था। सॉलिड वायर जहां भी होता है जहन में रखना, सॉलिड वायर की जो रेजिस्टेंस होती है ना वो जीरो होती है। और ये मीटर ब्रिज का जो टॉपिक है ना उससे मैंने 5 के करीब सवाल डाले हैं टेस्ट के अंदर, ये भी जहन में रखना।
सॉलिड वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है। एक मिनट देना जरा, ये टेस्ट का भी याद आ गया मुझे। चलो, यार मुझे ये बताना जरा, इस वीक आप लोगों का टेस्ट है या अगले वीक टेस्ट है? कंफर्म करो मुझे एक चीज जरा। इस वीक टेस्ट है या अगले वीक टेस्ट है? इसी वीक टेस्ट, बस ठीक है। वो मैंने क्वेश्चन नहीं दिए ना अब तक बना के। चलो बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब सेट है, ओके की रिपोर्ट है। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा भाई, आज खत्म हो जाएगा ये इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। ठीक है चलो। सॉलिड वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है मेरे बच्चे? जीरो होती है, ठीक है। ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अपने लेवल पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक में भी ऐसे ही करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एक वायर मौजूद है भाई, नजर आ रहा है आपको ये वायर है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ समझा क्या रहा था, ये मेरा बेटा आपके पास प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये वही 100 वोल्ट की मेरी बैटरी है, मैंने समझाने के लिए मिसाल ली हुई, अब समझना। आपके पास मैं यहाँ पे जो चीज मार्क कर रहा हूं ना वो वीडी है। वीडी बोले तो ड्रॉप पोटेंशियल। ड्रॉप पोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप कर दिया, सही है। ड्रॉप पोटेंशियल समझना अभी जरा बात को अच्छे से। ड्रॉप पोटेंशियल, आपके पास मेरा बेटा ये जो बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट है ना, यहां पे कितना होगा ड्रॉप पोटेंशियल? जीरो होगा। अबे चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, चार्ज ने ड्रॉप कितना कर दिया मैं उसकी बात कर रहा हूं। चार्ज ये आगे आया, यहां तक मान लो ड्रॉप पोटेंशियल आपका हो गया 25 वोल्ट, और आगे आया यहां तक मान लो ड्रॉप पोटेंशियल हो गया 50 वोल्ट, और आगे आया यहां तक मान लो ड्रॉप पोटेंशियल आपका हो गया 75 वोल्ट, यहां तक आ गया ड्रॉप पोटेंशियल समझ लो कितना हो गया आपका 100 वोल्ट हो गया। यानी कि अब समझना बात को, जैसे जैसे चार्ज हाई से लो की तरफ जा रहा है, जो पोटेंशियल ये अलोंग द वायर ड्रॉप करता जा रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि समझो ये आपकी उंगली यहां रखी हुई है, मिसाल दे रहा हूं। आप अपनी उंगली यहां रखते हो तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। आप यहां कहीं पे आ गए तो जो आपका ड्रॉप पोटेंशियल होगा ना यहां से यहां तक में, इसका मतलब वो 25 और 50 के बीच में कहीं पर है। यानी कि समझ लो वो तकरीबन 37.5 ड्रॉप पोटेंशियल, चार्ज इतना पोटेंशियल ड्रॉप कर चुका है, सही है। आप यहां कहीं पे आ गए, गोया चार्ज चलते हुए यहां तक आ गया, गोया 50 वोल्ट का पोटेंशियल उसने ड्रॉप कर दिया। यहां कहीं पे आया, गोया कि 75 वोल्ट तक का पोटेंशियल उसने ड्रॉप कर दिया। बोलो ये बात सबको समझ में आई है? जैसे जैसे चार्ज अपने हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ आ रहा है, वो अलोंग द वाई पोटेंशियल ड्रॉप करता हुआ आ रहा है। बोलो भाई, वही बातें बस घुमा घुमा के वही बातें बता रहा हूं ताकि पोटेंशियोमीटर में प्रॉब्लम ना हो। बोलो सबको समझ आता है? बेटे कॉमसेट का फुल पेपर मैंने सर शाफे को बोल दिया, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? बेटे ग्रैंड टेस्ट हमें बेहतर पता है कब लेना है, आप बेफिक्र हो जाओ इरफान, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। बेटे 0 वोल्ट से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि स्टार्ट में चार्ज ने कोई पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी किया होता है। जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो पोटेंशियल ड्रॉप करता जाता है। अगर नेगेटिव पोटेंशियल माइनस में हो तब भी आप ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस देख लेना कितना है, ठीक है। बस उसी के तहत भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये +50 हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा, बस। तो अभी भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट का है। शुरू में इसका ड्रॉप पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, आगे बढ़ते जाएंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, बढ़ता चला जा रहा होगा, वही वाली बात हो जाएगी। तो मैंने आपको वही वाले केस से समझाया जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, 100 वाला और 0 वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी एक चीज ये हो गई। अब आगे चलते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं जरा जल्दी से। एक मेरा बेटा मान लो हमारे पास ये एक बेसिक सा सर्किट है समझना। ये मान ले भाई हमारे पास एक बेसिक सा सर्किट है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट, ठीक है। ये एक सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट में ना कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई मान ले बैटरी कनेक्ट हुई हुई, सही है। यहाँ पे भी एक कोई बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, ये एक बैटरी है। और यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है आपके पास एक अदद गैल्वेनोमीटर, सही है। इस बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है। इसका ईएमएफ E1 है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका ईएमएफ क्या है, E2 है। अब आप देखो कि दोनों बैटरियां जो मैंने सर्किट में कनेक्ट करी हुई हैं, आपको नजर ही आ रहा है मैंने इनके लाइक टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट किए हुए, देखो ना भैया नजर आ रहा है।
इसका जो प्लस है वो देखो इसके प्लस से मिला हुआ आपको यहाँ नजर आ रहा है। गोया कि आपको नजर आ रहा है मैंने इन दोनों बैटरी के लाइक टर्मिनल्स आपस में क्या किए हुए, कनेक्ट किए हुए, और सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में लाइक टर्मिनल्स कनेक्ट हुए हुए हो तो बैटरी एक दूसरे का इफेक्ट काटने की कोशिश करती है। कल की क्लास में भी ये बात डिस्कस हुई थी। अब जो बैटरी ई वन है ना वो क्या कर रही है भाई, बैटरी ई वन जो है ये घुमाना चाह रही है करंट को इस डायरेक्शन में, और जो बैटरी ई टू है ये घुमाना चाह रही है करंट को इस डायरेक्शन में। नजर आ रहा है बैटरी अपने प्लस से माइनस पे लेके जाना चाहती है। अब जाहिर है करंट तो बीच में डिस्को डांस नहीं कर रहा होगा, करंट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, हमने गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया हुआ है यहाँ पे, सही। करंट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा तो भैया बात किसकी मानी जाएगी, जिसका पोटेंशियल डोमिनेंट होगा। गोया कि मैं ये कहूंगा अगर, गौर से सुनना, अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 है तो करंट ऐसे जाएगा, और अगर आपके पास E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो करंट वैसे जाएगा जैसे बैटरी E2 चाह रही है। और अगर, अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये समझ लेना, अगर मेरा बेटा आपके पास E2 E1 के बराबर है, अगर आपके पास E2 E1 के बराबर है तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर ये बात कैसे शो करेगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट आपके पास जीरो होगा, और जब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। सर कहीं भी डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, भैया आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, अगर वो बना के दिखाओ ना तो आपके गैल्वेनोमीटर का स्केल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपके गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ना वो ऐसे होता है, दरमियान में कहीं होता है, यहाँ कहीं होता है। और ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ना इस तरह से दोनों तरफ जाने की सलाहियत रखता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सीधे हाथ पे भी जा सकता है, उल्टे हाथ पे भी जा सकता है। एक तरफ को हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, एक तरफ को हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपके सामने है, देखो गैल्वेनोमीटर से भी दो तरह से करंट फ्लो कर सकता है ना, हो सकता है यहाँ से दाखिल हो यहाँ से निकले, या ये भी हो सकता है कि नीचे से दाखिल हो ऊपर से निकले। अब मिसाल के तौर पे अगर ऐसे ऊपर से नीचे आने पे गैल्वेनोमीटर यहाँ जा रहा है तो फिर नीचे से ऊपर जाने पे गैल्वेनोमीटर यहाँ जाएगा, सही है। ये मिसाल दी है समझाने के लिए मैंने कि गैल्वेनोमीटर के दो प्राइमरी पर्पस होते हैं, एक करंट को डिटेक्ट करना कि भाई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरा ये करना कि ये बताना कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन बेसिकली क्या है। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो कहीं पे भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा इसका मतलब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट को शो कर रहा होगा। अब हम इस काबिल हो गए कि अपना पोटेंशियोमीटर पढ़ सके, सही है। ये बेसिक बेसिक हमारी बातें सारी पूरी हो गई। अब जहन में रख लेना, पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है, या अननोन सेल के ईएमएफ का रेशियो निकालना है, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मालूम करना है। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। अब ये जो कुछ पड़ा हुआ है ना ये समझ लो हमारा 80% पोटेंशियोमीटर हो गया है। अब पोटेंशियोमीटर का एक्चुअल डायग्राम देख लो। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक जो है एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक कोई रेजिस्टर है। ये मेरा बेटा हमारे पास एक कोई वेरिएबल रजिस्टर है, इसको अभी फिलहाल मैंने 0 ओम पे सेट किया हुआ है। इसकी वैल्यू 0 से लेके आप R ओम तक वेरी कर सकते हो, अभी इसको मैंने फिलहाल 0 पे सेट किया हुआ है, जहन में रख लेना। अच्छा, ये मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, इस सेल को हम कहते हैं, किताब वाले ड्राइवर सेल कहते हैं, ड्राइवर सेल, यानी कि जो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ पे मेरा बेटा ये वही, इसके दरमियान में आपके पास तार मौजूद है पोटेंशियोमीटर का, जो कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन का बना हुआ है, यानी कि ओमिक कंडक्टर का है। ठीक है, इसके अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। और ये मेरा बेटा यहाँ कहीं पे आपके पास एक, इसकी कोई लेंथ है, और इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि इसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर इसकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, सही है भैया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ से मार्क करें, आगे यहीं से मार्क कर लेते हैं। आगे यहीं से मार्क करते हैं इसको। ये देखो, और नीचे कर लो थोड़ा सा। यहाँ मेरा बेटा हमारे पास जो है ना वो समझ लो ऐसे, एक एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, सही है। और ये हमारे पास की जगह आ गई यहाँ पे, ये की जगह आ गई। और यहाँ मेरा बेटा हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ आगे मेरे पास एक स्लाइडर है।
वो जहां आप पीछे आपको उंगली उंगली रखने को कह रहा था ना, ये वो आपका स्लाइडर आ गया, ठीक है। ये आपका समझ लो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है। अच्छा सर, ये की का क्या फायदा है? अभी अभी की का फायदा भी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा की का फायदा क्या है। की किस काम के लिए, अभी सब सब समझ में आएगा, आहिस्ता 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 ना। सब प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश करते हैं अभी। पहले मैं चीजें अपने हिसाब से पूरी बना लूँ जरा। अच्छा, और कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर? हाँ, स्केल एक और बनाना है, स्केल भी मार्क कर दें यहाँ कहीं। स्केल यहाँ से बना। ये मेरा बेटा हमारे पास एक स्केल है छोटा सा। ये स्केल है, ठीक है। ये एक रूलर समझ लो, स्केल समझ लो, कुछ भी समझ लो। आपने बरल अगर वो देखा होगा ना अपने पास, आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा प्रैक्टिकल इसका होता हुआ, तो वो पीले कलर का एक स्केल लगा हुआ होता है, ये उस टाइप का एक स्केल होता है, ठीक है। ये आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, रियोस्टेट है। इसका शायद काम जो है, अगर आपने बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत तमीज से समझ में आ गया, तो मैं रियोस्टेट के ऊपर थोड़ी बहस छेड़ दूंगा। वरना ये आपके कोर्स के अंदर कोई खास चीज इसकी इंक्लूड नहीं है। जो मैंने शायद कभी बताया हो रैंकर्स ग्रुप का, तो उन लोगों को इसके क्वेश्चन भी मैंने कराए थे पिछले साल, रियोस्टेट के क्वेश्चन। तो वो अगर मुझे लगा कि आपको पोटेंशियोमीटर तमीज से समझ में आ गया, तो मैं रियोस्टेट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ जरूर बता दूंगा कि रियोस्टेट हम किस काम में खर्च करते हैं यहाँ पे। तो ये ड्राइवर सेल है। इस सेल का नाम हमने यहाँ E1 रख दिया, इस सेल का नाम हमने यहाँ E2 रख दिया। ये हमारे पास दो कीज है, वो ऊपर भी की है, ये भी की है, ठीक है। तो यहीं पे समझ लो मैंने इसको कीज करके लिख दिया। और ये मान लो हमारे पास एक अदद है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे दो चार दफा बनानी पड़ेगी। ये आ गया भैया हमारा पोटेंशियोमीटर, सही है भाई साहब। चलो तुम आ जाओ इधर। चलो, अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास है पोटेंशियोमीटर, सही है भैया। अब पोटेंशियोमीटर का ना काम क्या है, इसको समझना सर, सही है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तसल्ली से। कोई भी काम कर रहे हो ना, अपने साथ कोई भी चीज लिख रहे हो उसको छोड़ देना। सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ यहाँ पे फोकस करना। आपको कॉन्सेप्ट का फील आएगा, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। हमने 80% कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है, सिर्फ उसको पजल के पीसेस होते हैं ना, सिर्फ फिट करने वाली कहानी रह गई है, ठीक है। देखो, ये मेरा बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे ही मैं यहाँ पे की इंसर्ट करूंगा, तो की इंसर्ट करने के बाद ये जो मेरा सेल है ना, ये इस सर्किट का पार्ट बन गया, सही है? ये जो नीचे वाला सेल है, ये मेरे सर्किट से बाहर हो गया। क्यों सर? करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता। अगर यहां से की हटा के यहां से की इंसर्ट करूंगा, तो ये मेरा सर्किट से बाहर हो जाएगा, और ये मेरा सर्किट का ऐसे पार्ट बन जाएगा, सही। ये तो सर्किट का पार्ट बनाने के लिए मेरे पास की है कि भैया आप किसको सर्किट का पार्ट बनाना चाहते हो, तो मैंने फिलहाल इसको सर्किट का पार्ट बना लिया भाई, मेरी मर्जी में पहले किसको बनाता हूं। अच्छा, अब मेरा बेटा सूरत हाल क्या है? सूरत हाल अपने पास ये है कि हमने E1 E2 का ईएमएफ मेजर करना है, जो कि हमें अभी नहीं पता, सही। मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा ड्राइवर सेल है ना, अच्छे से सुनना, ये जो मेरा ड्राइवर सेल है, अभी ये क्या लिखा हुआ है E2 क्या? अच्छा, ये E2 ऊपर का लिखा हुआ है। इसको नीचे करते हैं एक मिनट। इसको यहाँ करो। देखो, इधर आ जाओ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। चलो, देखो मेरा बेटा, ये जो मेरा ड्राइवर सेल है ना, ये ड्राइवर सेल मैंने मान लिया मिसाल के तौर पे, ये मेरा ड्राइवर सेल है। मिसाल ले लेते हैं, 80 वोल्ट्स का ड्राइवर सेल है। अब वापस आ जाओ अपनी पूरी कहानी में, जो मैंने आपको ऊपर तरतीब से कहानी सुनाई थी। भाई ड्राइवर सेल का यकीनन ये प्लस साइड होगा, और ये क्या होगा भाई? माइनस साइड होगा, ऐसे ही है। अभी क्या होगा आपके पास? अभी सूरत हाल क्या होगी भाई? अभी सूरत हाल ये होगी मेरे भाई, सुनना गौर से। सूरत हाल ये होगी कि भाई इसका जो चार्ज है, वो यहां से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। अभी समझ लो मैंने यहाँ कीवी नहीं लगाई हुई, सही। अभी की कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये पूरा सर्किट के बाहर पड़ा हुआ है अभी। अभी समझो क्या हो रहा है। ये चार्ज यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होता हुआ यहां से आ जाएगा। सर ये भी तो रेजिस्टेंस है, नहीं इसको मैंने अभी 0 ओम पे सेट किया भाई, इसका कोई समझो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रियो सेट अभी समझ लो है ही नहीं, इसको भाड़ में डालो अभी उठा के, ठीक है। पहले समझो यहाँ पे, बाकी चीज समझ लो। ये सर्किट के अंदर ऐसे घूमता चल रहा है, और ये जाहिर है आपके पास सॉलिड वायर है, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा। ये भी पूरा सॉलिड वायर है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा। गोया कि 80 वोल्ट पूरा पूरा मेरा ड्रॉप हुआ हुआ है इस तार के अलावा, सही। अब इसके अंदर भी अगर मैंने मार्क करना है, तो भाई मार्क ही कर लेते हैं, जीरो कैसे ड्रॉप हुआ हुआ होगा। भाई शुरू में चार्ज का जो ड्रॉप पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। यहां पे जाके कितना हो जाएगा आपके पास? 80 वोल्ट हो जाएगा आखिर में जाके। अगर मैं यहां पे इसके पूरे चार बराबर टुकड़े करता हूं, तो भैया यहां देखो, इस पॉइंट पे आपके पास मान लेते हैं ये 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। इस पॉइंट पे आगे कितना हो गया? ये 40 वोल्ट ड्रॉप हो गया। फिर इस पॉइंट पे आगे कितना हो गया? ये 60 वोल्ट ड्रॉप हो गया। और फिर आखिर में जाके कितना हो गया भाई? 80 वोल्ट। यानी कि समझ लो, अगर मिसाल के तौर पे ये पूरा का पूरा तार मेरा लेट से 100 सेंटीमीटर का था, तो पहले 25 सेंटीमीटर के बाद 20 वोल्ट ड्रॉप होगा।
फिर 50 सेंटीमीटर के बाद 40 वोल्ट ड्रॉप होगा, फिर 75 सेंटीमीटर के बाद 60 वोल्ट ड्रॉप होगा, और फिर पूरे 100 सेंटीमीटर के बाद 80 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। सही है, ये मेरे चार्ज का क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। समझ में आने वाली बात है, गुड ही गुड हो गया। अच्छा अब देखो समझो, अब सूरत हाल क्या है, समझना जरा। अब सूरत हाल यहां पे ये है मेरे भाई, यहां पे आपने इंसर्ट करी की इंसर्ट कर दी, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये ऊपर आपके पास क्या है, ये ऊपर मेरा बेटा आपके पास, मेरा बेटा अभी आप कितना भी हाथ रेस करो मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, अनलेस एंड अनटिल कोई साउंड का मसला है या कोई इंटरनेट का मसला है, तो मैं सुन सकता हूं, वरना अभी कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं, क्वेश्चन में भी समझाने के बाद लूंगा, पहले मेरी सुनो। ये मेरा बेटा हमारे पास की लगी हुई है, अब की को इंसर्ट करने से क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मेरे सर्किट का हिस्सा बन गया। अब आप बोलोगे सर सर्किट का हिस्सा बनने के लिए तो आपके पास दो साइड होनी चाहिए। भाई सर्किट का हिस्सा बनने के लिए दो साइड होंगी ना, करंट एक साइड से दाखिल होगा, एक साइड से निकलेगा। तो मैंने बोला भाई देख, एक साइड ये कनेक्ट हुई हुई है, और ये यहां से गैल्वेनोमीटर से होता हुआ इधर आ गया। अब ये स्लाइडर है, सही, ये क्या है भाई, तुम्हारा स्लाइडर है। अब देखो हमारे पास काम कैसे होगा, या किस तरीके से आपके पास कार्रवाई फ्लो करेगी। इसको इस स्लाइडर को ना आप क्या करोगे, यहां से स्लाइड करते हुए रहोगे। अब सर स्लाइडर क्या कर रहा है ये मुझे बताएं। स्लाइडर क्या कर रहा है, इस पूरे तार को ना दो हिस्सों में तोड़ रहा है। कैसे सर, भाई ये तार है, इसको स्लाइडर को आप कनेक्ट करोगे, एक हिस्सा उल्टी साइड पे आएगा, एक हिस्सा सीधी साइड पे आ जाएगा। तो गोया ये स्लाइडर क्या कर रहा है, सर्किट को डिवाइड कर रहा है। सर्किट का एक हिस्सा उल्टी साइड पे और एक हिस्सा सीधी साइड पे। आपका काम उल्टी वाली साइड से सीधी वाली साइड से नहीं है, क्योंकि उल्टी साइड पे ही आपका सेल कनेक्ट हुआ है। सही, ये देखो ना उल्टी साइड से ना, उल्टी साइड क्यों कह रहा हूं मैं भाई, ये जो आपका सेल है, इस सेल का एक सिरा ये रहा, इस सेल का एक सिरा ये रहा। तो जब ये सर्किट को दो हिस्सों में तोड़ेगा, ये हिस्सा इस सेल का पार्ट बन जाएगा, बाकी ये हिस्सा आपके उससे बाहर चला गया। इतनी बात समझ लो। अच्छा अब देखते हैं आगे। मुझे E1 को जो है ना अभी मेजर करना है, समझना बात को आहिस्ता आहिस्ता। मुझे E1 का पोटेंशियल नापना है, मुझे नहीं पता E1 का पोटेंशियल क्या है। आसानी के लिए मैं मान लेता हूं, देखो समझना, आसानी के लिए मैंने मान लिया E1 का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। आसानी के लिए क्या मान लिया, E1 का पोटेंशियल क्या है, 40 वोल्ट। हालांकि हम पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं ई वन का पोटेंशियल निकालने के लिए, गोया मुझे E1 नहीं पता, लेकिन अभी चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि E1 का पोटेंशियल कितना है, 40 वोल्ट। वो अभी थोड़ी देर में हम सीख भी लेंगे वो कैसे निकालता है, पहले वर्किंग समझ लो। सही, अब देखो, अब मेरे बच्चे, जब मैं इस स्लाइडर को यहां ला, या स्लाइडर को समझ लो मैं यहां लाके रखता हूं, यहां लाके रखता हूं, इस पॉइंट पे रखता हूं। अब देखो यहां पे ना, अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने स्लाइडर को लाके रखा, अब हो रहा क्या है, अब हो रहा ये है कि यहां से जो पोटेंशियल है, वो आप, यहां पे जो चार्जेस हैं, इनको इधर से पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट मिल रहा है भाई, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वही मिल रहा है ना यहाँ पे। इधर से पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट, और पीछे से पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 40 वोल्ट। सही है, समझना गौर से आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही मैंने इसको लाके यहां रखा, आगे से इस ड्राइवर सेल का पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट। अब कोई बोलेगा सर ड्राइवर सेल का तो पोटेंशियल 80 वोल्ट है। मैं बोलूंगा कि मेरे भाई मुझे ये बता, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल भले 80 वोल्ट है, लेकिन क्या वो 80 वोल्ट सिर्फ इस पॉइंट पर है या पूरे इस पे ड्रॉप हुआ हुआ है। तो आप बोलोगे यार ड्राइवर सेल का जो पोटेंशियल है ना, वो तो क्या हुआ हुआ है, पूरे इस पे ड्रॉप हुआ हुआ है। तो 20 वोल्ट सिर्फ इतने इसके ऊपर है। फिर सुनो, जैसे ही मैंने अपना स्लाइडर यहां रखा, और से सुनो, जैसे ही मैंने स्लाइडर को यहां रखा, आगे से ड्राइवर सेल का पोटेंशियल यहां पे कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है, सर ड्राइवर सेल तो 80 वोल्ट है, यहां पे पोटेंशियल कैसे 20 वोल्ट मिल रहा है। भाई 80 वोल्ट जो है, ये तो पूरी तार पे ड्रॉप हुआ हुआ है। जब मैंने स्लाइडर को यहां रखा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जैसे ही स्लाइडर को यहां रखूंगा सर्किट टूट जाएगा दो टुकड़ों में, एक उल्टे हिस्से का या एक उल्टा हाथ, और एक आपका सीधा हाथ। सीधे हाथ वाला तो फिलहाल बाहर कर दो। क्यों बाहर कर दो भाई, क्योंकि सेल का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, ये सेल का उससे क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम उतने ही हिस्से को देख रहे हैं जिसका सेल से भी ताल्लुक है। तो जैसे ही मैंने यहां रखा, सामने से पोटेंशियल मिल रहा है इधर के चार्जेस को 20 वोल्ट, और पीछे से ये कितना दे रहा है, 40 वोल्ट। गोया सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, तो करंट आपके पास इस तरह से इसमें से फ्लो करता हुआ जाएगा, यानी कि करंट E1 की बात मानेगा और E1 की बात मान के ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा होगा। अच्छा सर मजीद बताएं, अभी भी नहीं समझ में आया। देखो फिर समझो, आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है, फिर समझो। देखो भैया, जैसे ही मैं स्लाइडर को किसी पॉइंट पे कनेक्ट करता हूं, सर्किट टूटता है दो हिस्सों में। सर कैसे टूटता है, पहले तो ये बताएं।
देखो भाई, सर्किट के लिए लाजमी होता है दो दो एंड्स का होना, कि भाई एक एंड से करंट दाखिल हो सके और दूसरे एंड से करंट आपका निकल सके। तो सेल का एक हिस्सा देखो यहाँ कनेक्ट है, और दूसरा हिस्सा हमारे हाथ में है, जो कि वेरिएबल है, मैं कहीं भी रख सकता हूँ उसे। यहाँ रखूंगा तो भाई ये हिस्सा सर्किट का पार्ट बन जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। यहाँ रख दूंगा तो ये पूरा हिस्सा बाहर चला जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा। पहले तो इतना क्लियर कर ले भाई। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई इतनी बात। अब मैंने बोला, मैंने स्लाइडर को उठा के रखा यहाँ। अब सामने से ड्राइवर सेल का पोटेंशियल कितना मिल रहा है, इधर 20 वोल्ट मिल रहा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर सेल का इधर सिर्फ 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ हुआ है। पीछे से ये सेल कितना दे रहा है, 40 वोल्ट दे रहा भाई। अच्छा, समझ में आ गई बात। अब क्या होगा? अब भाई इस सेल का ईएमएफ डोमिनेट कर रहा है, तो चार्जेस यहां पर ऐसे फ्लो करते हुआ जाएगा। ये चार्ज ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा यहाँ पे, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा आपको। समझ में आती है बात? अच्छा। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मान लो आप यहां पे आ गए, अब समझना बात को, अब आ रहे हैं की पॉइंट की तरफ। जैसे ही आपने स्लाइडर को यहां रखा, सामने से ड्राइवर सेल का पोटेंशियल कितना मिल रहा भाई, 40 वोल्ट। पीछे से इसका पोटेंशियल भी कितना मिल रहा भाई, 40 वोल्ट मिल रहा। अब क्या होगा? अब सामने से जो पोटेंशियल चार्जेस को मिल रहा, पीछे से भी तो उतना ही पोटेंशियल मिल रहा। तो आपके पास ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ना करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट किसी भी तरह फ्लो नहीं करने वाला। करंट ना ऐसे जाएगा, ना करंट ऐसे, किसी डायरेक्शन में आपका करंट जाने वाला नहीं है। बोलो, क्या यह बात सबको समझ में आ रही है कि करंट आपका किसी भी डायरेक्शन में जाने वाला आपकी बार नहीं है? क्यों नहीं जा रहा भाई? आगे से जो पोटेंशियल मिल रहा है, पीछे से भी वही पोटेंशियल मिल रहा है। इस केस में गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? बोलो भैया। जी मेरा बेटा, वो साउंड इशू जब हुआ था, मैंने उसके बाद पूरी कहानी दोबारा रिपीट कर दी। साउंड इशू बीच में हुआ था, वो फिर मैंने पूरी कहानी रिपीट कर दी आपके लिए। बेटा, ये जो टेक्निकल टैग के नाम से बैठा हुआ है, आप अपना सही नाम से आ जाओ, वरना अगले 10 मिनट में मैं आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? जो आपका सही नाम है, कोशिश करो उस नाम से ज्वाइन करो। आपका यकीनन आपके अब्बा ने आपकी पैदाइश पे आपका नाम टेक्निकल टैग नहीं रखा होगा, ठीक है? या रखा था? फिलहाल सिर्फ इतनी बात क्लियर कर लो, क्या हाथ रेस कर लो बच्चे के, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? चलो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अब देखो मेरे भाई, हमारे पास जो यहाँ पे सूरत हाल है, वो क्या कह रही है? हमारे पास यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये कह रही है, सबसे पहले ये समझ लो पार्ट हमारे पास शामिल नहीं है, ठीक है? अब देखो इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ इतना पार्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फिर बता रहा हूँ। ड्राइवर सेल का पोटेंशियल मैंने एज्यूम कर लिया 80 वोल्ट है, वो जितना भी हो भाई, एक्स वोल्ट हो, वो कोई भी वोल्टेज हो सकता है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है? ये जितना भी वोल्टेज है ना, यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और यहाँ पे आके पूरा एक्स वोल्ट ड्रॉप हो गया होगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि ये मैंने पूरा तार माना हुआ है। इस तार में यहाँ ड्रॉप जीरो है, यहाँ आके आपका ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आने वाली बात भी है। अच्छा, अब क्या करें? हमने यहाँ पे भाई ये की कनेक्ट कर दी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? अब इस की कनेक्ट करने से ये वाला साइड हो गया इसके साथ, और ये आपका हो गया वेरिएबल, सही है? फिर क्या किया आपने? इस स्लाइडर को आप कहीं भी रख सकते हो भाई, जहां तेरा दिल करेगा वहां रख ले उठा के। अब इसको तुम जहां भी रखोगे ना, होगा क्या, यहाँ पे जो आपके चार्जेस मौजूद है, इनको एक पोटेंशियल मिलेगा सामने से ड्राइवर सेल का, एक पोटेंशियल मिलेगा पीछे से जो आपका ये जो सेल है ना E1, इसका पोटेंशियल। अभी जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो उसकी बात को मान के करंट क्या होगा भाई, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सही है? अब देखो ये जो E1 है, ये करंट को ऐसे घुमाना चाहता है, और ये क्या रास्ता है, ये आपके पास है क्लॉकवाइज। सही है? ये करंट को ऐसे घुमाना चाहता है, और ये कौन सा रास्ता है भाई, ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आने वाली बात है ये भी भाई।
सही है। एक करंट को कैसे घुमा रहा है, एक करंट को कैसे घुमाना चाह रहा है। अब किसकी बात मानी जाएगी, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डोमिनेंट किसका है। मैंने कहा आपने सबसे पहले रखा स्लाइडर को इस पॉइंट पे, यहां रखा। अब यहां पे सामने से जो ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है वो कितना हो रहा है, 20 वोल्ट। आप बोलोगे सर पूरा पोटेंशियल क्यों नहीं आ रहा है 80। भाई 80 तो पूरी तार पे ड्रॉप हुआ हुआ है, अगर यहीं पे 80 ड्रॉप हो गया तो फिर चार्ज आगे कैसे गया था। तो इसका मतलब ड्राइवर सेल का यहां पे हिस्सा कितना है, 20 का है, यहां रखा आपने। पीछे से बैटरी का पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 40 वोल्ट मिल रहा है। तो किसकी बात मानेगा, इसकी बात मानेगा, ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आने वाली बात हो गई। अच्छा जी। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर गए, इस किसी पॉइंट पे ले आए उठा के। जब आप यहां पे ले आए उठा के, तो देखो सामने से ड्राइवर सेल का पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 40 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहां पे 40 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। पीछे से कितना है, वो भी 40 वोल्ट मिल रहा है। अब जो इसका पोटेंशियल है वही आगे ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है। गोया के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस पाथ में। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। अब जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आएगी, जब आपने इस पॉइंट पे देख लिया कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आ रही है, तो आपने ये रीडिंग नोट करनी है। सर रीडिंग किसकी नोट करनी है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने रीडिंग नोट करनी है मेरा बेटा, ये जो नीचे, ये नीचे आपने ये स्केल लगाया था, इस स्केल की रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। ये जो स्केल लगाया हुआ है ना मेरा भाई, इस स्केल की रीडिंग आप नोट करोगे और इसको आप कहोगे L1। क्या नाम दोगे भाई, L1। सर इससे क्या होगा, अभी बताते हैं इससे क्या होगा। आपने पीछे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था, VD डिवाइडेड बाय L। अभी आपको यह पता करना है कि यहां तक का ड्रॉप पोटेंशियल कितना है, यही पता करना है ना भाई। 40 वोल्ट तो सर आपने लिखा हुआ है, तो पता क्यों करना है, ये 40 वोल्ट तो मैंने मिसाल दी है ना, हर दफा 40 वोल्ट थोड़ी होगा। आपने ये ड्रॉप पोटेंशियल पता करना है। तो ड्रॉप पोटेंशियल पता करने का, तुम तो नीचे आ जाओ। ड्रॉप पोटेंशियल पता करने का तरीका कार क्या होता है भाई, तरीका ये होता है, ड्रॉप पोटेंशियल बराबर है L मल्टीप्लाई बाय रो के। मैं पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। और अगर मैं L1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा भाई यहां से लेके यहां तक में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। देखो फिर सुनो फिर समझो कर क्या रहे हैं। आपने एक एंड से स्लाइडर को लेकर गए 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 गए, जैसे ही आपने देखा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो गई है जीरो। क्या देखा आपने, आपने देखा कि गोया गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो गई है, जीरो हो गई है। आपको जैसे ही पता चल गया ना मेरे भाई कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, तो आपने वहीं पर वो लेंथ नोट कर ली। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा आपको उधर तक का ड्रॉप पोटेंशियल मिल जाएगा। ड्रॉप पोटेंशियल मिल गया कैसे, L1 मल्टीप्लाई बाय रो। अब कोई बोलेगा भाई L को रो से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अगर तुमने तमीज से समझो समझ में आ जाएगा। L को रो से मल्टीप्लाई करेगा तो भाई टोटल ड्रॉप पोटेंशियल मिलेगा। तुम्हें टोटल से थोड़ी मतलब है, तुम्हें तो ये मतलब है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे मेरा सेल का ईएमएफ बैलेंस हो गया ड्राइवर सेल के ड्रॉप पोटेंशियल, तो आपको ड्रॉप पोटेंशियल मिल गया। अब ये जो आपका ड्रॉप पोटेंशियल है, यही किसके बराबर है, आपके E1 के बराबर है। ये किसके बराबर है, आपके E1 के बराबर है। तो गोया कि अगर आपके पास ये E1, आपको यहां से आपको E1 आ गया, नहीं भी आया तो आपको यहां से ये समझ में आ गया। अभी E1 कैसे आएगा वो भी आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लो। कई दफा ऐसा होता है, वरना पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको गिवन होता है। अगर आपका ड्राइवर सेल आपको पता है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होता है, तो भाई L1 आपने नोट कर लिया, L1 को रो से मल्टीप्लाई कर E1 आ जाएगा। लेकिन ये जाली तरीका है, अमूमन ये एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं होता। मैं आपको इसका स्टैंडर्ड तरीका भी बता देता हूँ। ठीक हो गया भाई, ये आपने इसकी एक रीडिंग निकाल ली, इसको आपने कह दिया आपका इक्वेशन नंबर 1 का, आपने इसको नाम दे दिया भाई। अभी भी अगर किसी को मसला है ना, देखो मैं फिर समझा रहा हूं। अगर आप इस स्लाइडर को यहां पे रखते, सोचो क्या होता, सोच के देखो जरा। स्लाइडर को यहां रखते तो क्या होता, स्लाइडर को यहां रखने से ड्राइवर सेल का ड्रॉप पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। गोया सामने से कितना मिल रहा भाई, 60 वोल्ट मिल रहा। पीछे से कितना मिल रहा है, 40 वोल्ट मिल रहा है। तो किसकी बात मानी जाएगी, ड्राइवर सेल की बात मानी जाएगी। तो ड्राइवर सेल जिस डायरेक्शन में करंट को चाह रहा है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो होता क्या है, आपने एक एंड से शुरू करना होता है और दूसरे एंड तक जाना होता है, और तब तक चलते जाना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर का करंट अपने पास जीरो ना हो जाए। बस सिंपल हो गया, आ गई रीडिंग भाई। अब सर दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे भाई, दूसरी रीडिंग लेने के लिए मैं यही चीज आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाया दूं भाई। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया ना भाई, फिर बता रहा हूं। अब अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। देखो ये देखो भाई, ये ड्राइवर सेल है, ये मैंने माना हुआ है कितना है, 80 वोल्ट का है। शुरू में जब ये दोनों पार्ट नहीं थे तो भाई ये 0 वोल्ट यहां था, ये 80 वोल्ट यहां था। और यहां कहीं पे आपने मान लिया ये तुम्हारा 40 वोल्ट है, यहां कहीं पे ये तुम्हारा 20 वोल्ट होगा यकीनन ही, यहां कहीं पे ये तुम्हारा 60 वोल्ट होगा भाई। सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने इसको इसका पार्ट बना लिया भाई।
मान लेते हैं भाई E2 का मेरे पास कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, मुझे नहीं पता E2 का वैल्यू क्या है। मैं करूंगा क्या, मैं स्लाइडर को उठा के यहां रखूंगा इधर। तो भाई इधर ड्राइवर सेल का कोई ड्रॉप पोटेंशियल होगा और पीछे से E2 का कुछ पोटेंशियल होगा। अगर E2 का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इसकी बात मान के फ्लो करेगा, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल ज्यादा है तो भाई करंट इसकी बात मानेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ मूव करूंगा, जैसे ही एक पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे जो ड्रॉप पोटेंशियल है वो उतना ही है जितना E2 का पोटेंशियल है। तो अल्टीमेटली मेरे पास गैल्वेनोमीटर मैनेज हो जाएगा। मेरे पास ये जो मेरा ड्रॉप पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने जैसे ही, मान लो मैंने जैसे ही इसको यहां से मिटाऊं जरा मैं, मान लो जैसे ही मैंने, समझना गौर से, मान लो जैसे ही मैंने इस गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां कहीं पे रखा, मिसाल दे रहा हूं, यहां रखा, तो भाई ये बैलेंस हो गया। अब ये मूव नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा भाई, इस पॉइंट की रीडिंग नोट कर लूंगा। भाई रीडिंग नोट कर जरा। रीडिंग नोट करेंगे कैसे, भाई यहां से यहां तक वो नीचे स्केल लगा हुआ है ना, स्केल लगा हुआ है, तो भाई यहां से यहां तक की आप एक लेंथ मेजर कर लोगे। भाई ये लेंथ आपकी मेजर हो गई। इस लेंथ को आपने नाम दे दिया मेट से क्या, L2। इसको किताब वाले कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। किताब वाले क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। भाई आपने यहां लिख दिया ड्रॉप पोटेंशियल बराबर है रो मल्टीप्लाई बाय L2 के, और ये बराबर है E2 के। सबसे काम की चीज बस आपको ये पता होनी चाहिए, ये दोनों को मैं इक्वेट किस खुशी में करे चले जा रहा हूं। भाई इक्वेट इस खुशी में करे चले जा रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट किया हुआ है दैट इज शोइंग मी जीरो करंट। भाई जीरो करंट का मतलब क्या है, जितना आगे पोटेंशियल मिल रहा उतना पीछे से पोटेंशियल मिल रहा। फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पे मैं पूरा का पूरा ड्राइवर सेल का पोटेंशियल क्यों नहीं लिख रहा। मैंने एक आने का भी रट्टा नहीं मारा है, आपको सब चीज तमीज से तोड़ के सिखाई है बिट्स में। तो ये इस तरीके से इक्वेट हो गया। यहां से मेरी इसकी इक्वेशन बन गई, E2 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय क्या, L2, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सही हो गया भाई, आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। आप दोनों इक्वेशन को हंसी खुशी डिवाइड कर ले भाई। कर दिया डिवाइड, E1 डिवाइडेड बाय E2 विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, L2 आ गया। रो से रो मर गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बैलेंसिंग लेंथ इन द केस ऑफ L1, और L2 क्या हो जाएगा आपके पास, बैलेंसिंग लेंथ इन द केस ऑफ L2 हो जाएगा आपके पास भाई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया, कहानी खत्म हो गई आपके पास, सीधी सीधी कहानी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई आपको E1 E2 नहीं पता, उसके बावजूद आप रेशियो निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे। भाई आपको E1 E2 नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले E1 की कनेक्ट करो, इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालो, फिर E2 की कनेक्ट करो, इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालो। तो इन दोनों की बैलेंसिंग लेंथ का जो रेशियो होगा, यही इनके किसका रेशियो होगा भाई, ईएमएफ का रेशियो होगा। फिर मैंने कहा था कि अगर इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड सेल है, मान ले भाई E2 स्टैंडर्ड सेल है, गोया कि E2 का वैल्यू तुझे पता है, तो भाई जब E2 का वैल्यू पता चल गया तो भाई इस इक्वेशन में डाल, L1 L2 तो एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, E2 को वहां फेंक मल्टीप्लाई करा, E1 का वैल्यू निकल आएगा। स्टैंडर्ड सेल पता है तो अगले सेल का ईएमएफ भी आ जाएगा। अब एक और सवाल आता है, पोटेंशियोमीटर इज अ फार मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, किस खुशी में भाई, इसलिए कि वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ कर रहा था सर्किट से। और अगर आपने पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा तमीज से सुना है पूरा, जो मैंने जरा की है बहस की हुई है पीछे, तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल दो अलग अलग चीजों का नाम होता है अगर सर्किट क्लोज है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस केस में ईएमएफ और पोटेंशियल एक बराबर होता है, पीछे समझाया था ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल में। तो आपके पास पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट जो कि रीडिंग ही तब लेता है जब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज जीरो। तो ये जीरो करंट रीडिंग के ऊपर काम करता है, तो इसके अंदर ईएमएफ वीटी एक बराबर होता है, तो ये क्या करता है, ये ईएमएफ मेजर करके आपको दे रहा होता है। बस इस तरीके से आपने ये कर लिया, तो ये फार मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। बोलो यहां तक समझ में आ गया, तो मैं इसकी प्रिसीजन कैसे बढ़ाते हैं वो भी समझा देता हूं। बोलो भाई, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड की हुई है सारी चीजें, आसान है। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने जो है वो दो सवाल मेंशन है। पहला सवाल आपको ये दिया हुआ है, एक 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बस आपने लेक्चर को अगर तमीज से सुना होगा ना, ये दोनों सवाल आपके आराम से हो जाएंगे, मैं अभी करा भी देता हूँ, ठीक है। चलो, कहता है क्या है, एक 2 वोल्ट की बैटरी, एक 15 ओम का रेजिस्टर है, एंड अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, बहुत आला। If the resistance of a potentiometer wire is 5 ohm, then the potential gradient, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछ रहा है। पहले जो कुछ यहाँ पे है ना वो तो आप ड्रॉ कर लो सबसे पहले भाई। क्या क्या गिवन है भाई यहाँ पे आपको, एक आपको बैटरी गिवन है, एक आपको यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टर गिवन है, ठीक है। जो जो गिवन है सब ड्रॉ कर लो। देखो,
इसका इससे भी ताल्लुक है कि आपने पीछे के सवाल कितने अच्छे से किए हुए हैं, जाहिर है उससे ताल्लुक है, इस बात का जुमले से ताल्लुक है इस बात का, सवाल का। और ये मेरा बेटा आपके पास एक कोई मान लेते हैं वायर गिवन है, सही है। सवाल सुनना गौर से और फिर देखना सीरीज सर्किट में जो मैंने आपको वीडीआर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो यहाँ पे कितनी खूबसूरती से ब्लेंड हुआ हुआ है। अबे तुम तो आ जाओ, ये देखो। अब ये हो गया मेरा बेटा आपके पास, सही है। अब कहता है क्या है, एक 2 वोल्ट की बैटरी है। एक क्या है जनाब, 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है और 15 ओम का रेजिस्टर है। ये आपको दिया हुआ है, एक 15 ओम का रेजिस्टर है। पोटेंशियोमीटर की आपको वायर दी हुई है, 100 मीटर की वायर दी हुई है पोटेंशियोमीटर की। ये आपको 100 मीटर की नहीं, आई एम वेरी सॉरी यार, 100 सेंटीमीटर की वायर दी हुई है। 100 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, आप ये अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था ना, रो इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एल। आप जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे ना, आपका पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। क्यों सर, ये कैसे पता चल गया आपको? भाई देखो बहुत सिंपल है। मान लो आपने ड्राइवर सेल रखा हुआ है 10 वोल्ट का, मिसाल दे रहा हूं, और एक बार आपने पोटेंशियोमीटर की लेंथ रखी 10 सेंटीमीटर, एक बार आपने पोटेंशियोमीटर की लेंथ रखी 100 सेंटीमीटर, एक बार आपने पोटेंशियोमीटर की लेंथ रख दी मेरा भाई 1000 सेंटीमीटर। जरा इन सबका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। क्या होता है भाई, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो 10/10 ये आ रहा है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर चार्ज कवर करने पे 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है पोटेंशियल। 10/100 यहां करोगे तो ये आ रहा है 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर कर सकते हो। 10/1000 करोगे तो ये आ रहा है 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। गोया के 1 सेंटीमीटर चलने के बाद वो कितना ड्रॉप कर रहे हैं? वो ड्रॉप कर रहा है मेरा बेटा 0.01 वोल्ट, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हो। गोयो गोया के गोयो नहीं सॉरी, गोया के आप जितना अपना जो वायर का लेंथ है ना मेरे भाई, वो बढ़ाते जाओगे, उतना अल्टीमेटली आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, मोर एंड मोर प्रिसाइज होता चला जा रहा होगा, सही। खैर, वापस आते हैं। आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, उसने बता भी दिया, नहीं बताता तो मैं वैसे बता रहा हूं, ये सीरीज नेटवर्क होता है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, आपको ये जो पूरा वायर है ना 100 सेंटीमीटर का, इसकी आपको रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसको आर एल नहीं करते, इसको आर डब्ल्यू कह देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये मान लो आपको दे दी कितनी है भाई, 5 ओम है, सही। आगे अलग से रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह देते हैं। ये आपको कितनी दे दी है भाई, 15 ओम्स है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वाई विल बी, अब देखो जो जो बेचारा एक मासूम बच्चा है वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर ने पढ़ाया था रो का फॉर्मूला है V/L, तो 2 ऊपर रखा, 100 को नीचे रखा। भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करा, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, आंसर निकाला, बोला भाई ऑप्शन बी आंसर है। घर आया, घर आके देखा तो ऑप्शन ए आंसर था। उसने बोला यार ये तो पागल लोग हैं, आंसर की गलत रखी हुई होती है पेपर के अंदर। भैया आंसर की गलत नहीं होती, आपने अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल के सुने ही नहीं थे बात, यही तो मसला होता है। आधी बात सुनते हो, आधी बात नहीं सुनते। मैंने आप वापस जा रिवाइंड करके लेक्चर देखना, मैंने आपको वहां क्या बात बताई है। मैंने बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू ड्रॉप पोटेंशियल अपॉन एल। सर तो हमने भी तो यही किया, देखो मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, लिखवाया भी था बल्कि मैंने, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है ये। जो पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया वायर के अलोंग, चार्ज ने जो लेंथ कवर करी, और ऊपर क्या है, जो पोटेंशियल चार्ज ने ड्रॉप किया किसके अलोंग, वायर के अलोंग, सही है। अब मुझे एक बात ये बताओ बहुत सिंपल सा, कि 2 वोल्ट क्या पूरा का पूरा वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया? नहीं, वजह भाई क्या चार्ज यहां से सीधा उड़ता हुआ, यहां से सीधा उड़ता हुआ यहां पहुंच गया? नहीं, अबे इस वायर से होता हुआ गया है। अब लोग सर वायर में तो ड्रॉप ही नहीं होता, अबे वायर में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। सर आपने भी ऊपर रियोस्टेट लगाया था, लेकिन मैंने उस रियोस्टेट को 0 ओम पे सेट किया हुआ था, मैंने रियोस्टेट की कोई वैल्यू तो नहीं ली थी। यहां तो एक वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब यहां भी कुछ ड्रॉप होगा, यहां भी कुछ ड्रॉप होगा। सर अब क्या करें? अब आप निकालो वायर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। तो भाई अब क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर कितना है भाई, बेसिक VDR। भाई चार्ज ऐसे चल रहा है ना, तो कुछ यहां ड्रॉप करेगा, कुछ यहां ड्रॉप करेगा, तो वायर के अक्रॉस निकाल। भाई वायर को मान लें कि रेजिस्टर है, वैल्यू कितना है, 5 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखते हैं ना VDR में, 5 + 15 कितना आ गया, 20। टोटल पोटेंशियल अवेलेबल कितना है, 2 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए। तो 5 1 जा 5 4 जा, 2/4 कितना हो गया, 0.5 वोल्ट। सिर्फ और सिर्फ फकत 0.5 वोल्ट आपके पास, फकत का मतलब होता है सिर्फ, बस
थोड़ा सा कितना, 0.5 वोल्ट, बस इतना ही ड्रॉप हुआ है किसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस। अब क्या करेंगे, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 0.5 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 0 में डेसिमल को 2 स्टेप पीछे फेंक देंगे उठा के, तो 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना था, ए होना था। तो पहले मैंने आपको गलत करके दिखा दिया ताकि आप पेपर में ये वाली बोंगी ना मारो, और फिर मैंने आपको सही भी करके बता दिया, सही है। इसीलिए बोलता हूं, लेक्चर जब सुन रहे होते हो सिर्फ एक रफ कॉपी लेके लेक्चर पे फोकस किया करो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अगला सवाल। कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। चलो बहुत ही अच्छा एग्जामिनर है आपका, उसने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से दे दिया। कितना दे दिया भाई, 10 वोल्ट पर मीटर। अच्छा आगे आपको ये जो 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है ये आपने जहन में रख लेना है। ये वोल्ट पर मीटर आपके पास एस आई यूनिट है, ये क्या है बेटा, ये एस आई यूनिट है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स एट 40 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर ऑन आ मीटर स्केल फिटेड अलोंग द वायर। अब आपको ये सब एक एक चीज का सेंस बनना चाहिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। मीटर स्केल है, और वायर आपके पास क्या है, 1 मीटर की वायर हो जाएगी फिर, ये सही है। वो लाजमी नहीं होता हमेशा मीटर वायर हो, कुछ भी हो सकती है, इस सवाल के हिसाब से कह रहा हूं, क्यों ना मीटर स्केल, सही है। यहां कहीं पे आपके पास एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया भाई 40 सेंटीमीटर का। यहां कहीं पे एक पॉइंट दिया भाई, इसे क्या नाम दे दिया भाई इसने, 70 सेंटीमीटर का। कहता क्या है, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स, इसको कह दिया उसने एक्स है, इसे कह दिया उसने वाई है। एट 40 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर पॉइंट्स ऑन अ मीटर स्केल फिटेड अलोंग द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई क्या होगा। भैया इनके दरमियान में आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान में वही होगा जो चार्ज यहां से यहां तक जाते हुए पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स के ऊपर चार्ज के पास पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा, वाई के ऊपर चार्ज के पास पोटेंशियल कुछ कम होगा। या आप यूं कह लो कि एक्स पे जब वो होगा तो चार्ज का ड्रॉप हुआ हुआ पोटेंशियल कम होगा, वाई तक जाते जाते चार्ज का ड्रॉप हुआ हुआ पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई ऐसे समझ लो, यहां पे चार्ज के पास पोटेंशियल था एक्स वोल्ट, यहां पे जाके चार्ज का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एक्स प्लस वाई वोल्ट, यानी कि एक्स वोल्ट चार्ज का ड्रॉप पोटेंशियल यहां था, यहां जाके हो गया एक्स प्लस वाई वोल्ट। यानी कि इस रास्ते में चलते हुए कितना ड्रॉप हुआ, वाई वोल्ट। तो आपने ये बताना है कि इस रास्ते के अलोंग ड्रॉप पोटेंशियल कितना है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है रो मल्टीप्लाई बाय एल। एल कौन सा रखेंगे, टोटल लेंथ नहीं, एल रखोगे जितने हिस्से का आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो आपने कहां से कहां तक का निकालना है, एक्स और वाई के दरमियान का निकालना है, तो उसी के दरमियान की लेंथ रखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और लेंथ, लेंथ कितनी है, 70 - 40, यानी कि दरमियान की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब एक बच्चा यहाँ पे ये गलती करेगा, 30 से 10 को मल्टीप्लाई कर देगा, 300 आंसर निकालेगा। लो भाई यार, गलत ऑप्शन दिए हुए होते हैं क्वेश्चंस में। भाई ये तो देख ले तूने यूनिट में क्या बोंगी मारी है। ये दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर में, ये तुमने किस में निकाला है अभी, सेंटीमीटर में। तो भाई यूनिट तो एक जैसे कर लो, तो इसको करो 10 वोल्ट पर मीटर है, और 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हो, डिवाइडेड बाय 100 करके। भाई जीरो से जीरो मर गया, जीरो से जीरो मर गया, क्या आंसर आया, 3 वोल्ट आंसर आया। ठीक? ऐसे आपने निकालना है। तो ये आपके इसके 5 पेपर के क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। बाकी एक सवाल मैंने यहाँ जो लिखवाया है ना, कि ये लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियोमीटर मजीद प्रिसाइज होता जाता है, ये भी एक दफा माजी में पूछा गया हैगा। अब एक छोटा सा सिंपल सा थ्योरी का टॉपिक है थर्मोकपल का, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ तक मुझे बता दो मेरा बेटा, जो सवाल आपने अटेम्प्ट किए थे, तो क्या सबको ये समझ में आ गए, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी का यहाँ पे, सब समझ में तो आ गया ना, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, सब सेट। इससे पहले वाले सवाल में ये हुआ मेरा बेटा कि मैंने पहले वायर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाला वीडीआर के थ्रू, बस उसके बाद जो है वो क्या करा मैंने, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेटे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना ना जरूरी इसलिए था, क्योंकि अगर आप वायर के अक्रॉस पोटेंशियल नहीं निकालते, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल अगर आप नहीं निकालोगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, दिक्कत क्या आएगी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ना निकालने पर, कि आप टोटल पोटेंशियल से ड्रॉप कर रहे हो ये मानते हुए कि आपका जो टोटल पोटेंशियल है वो वायर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, चलो गुड हो गया। वीडीआर वाला टॉपिक बेटा वीबीआर नहीं था, वीडीआर था, डी फॉर डॉगी।
लाइव क्लास में कम समझ में आता है, सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है। बेटा लाइव क्लास छोड़ दोगे तो जब रिकॉर्डिंग पहली बार देखोगे तो आपको पहली बार में उतना ही समझ में आएगा जितना भी लाइव क्लास में समझ में आता है। रिकॉर्डिंग में फिर आपको बेहतर समझ में आ जाता है क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी वो टॉपिक देखा हुआ होता है। तो तरीका उसका यही रहता है, जहन में रख लेना। तरीका उसका तब्दील नहीं होता, तरीका यही रहता है, सही है। चलो, अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तब मेरा बेटा आप डायरेक्ट जो ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है उसको आप डिवाइड कर दोगे अपने वायर की रेजिस्टेंस से, वायर की लेंथ से। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आप फिर तो वही होगा ना मेरे बच्चे, सारा का सारा पोटेंशियल वहीं ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थर्मोकपल देख। मेरा बेटा एक जो छोटा सा टॉपिक है हमारा थर्मोकपल का, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये, इसमें इतनी जो भयानक भयानक चीजें आपको लगे, कुछ भी नहीं है, सब आसान सा चीज है, ठीक है। थर्मोकपल्स होते क्या है, सबसे पहले तो पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है, थर्मोकपल्स आर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस। गोया के आसान भाषा में बोले तो थर्मोकपल्स आर इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स। दे आर इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स। सर थर्मामीटर तो जिससे हम बुखार नापते हैं वो भी होता है। मसला ये होता है कि हमारे पास जो थर्मामीटर होता है बुखार नापने वाला, वो आप इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे बॉयलर्स हैं और टेम्परेचर आपका हज़ार हज़ार 1400 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा होता है। तो वहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल थर्मामीटर्स होते हैं। एंड वन ऑफ दैट थर्मामीटर इज थर्मोकपल्स, और भी होते हैं, ठीक है। तो थर्मोकपल्स आर टेम्परेचर सेंसर्स दैट आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस। कैसे करता है, क्या करता है, अभी हम सारा का सारा पढ़ेंगे। They sense the temperature and the temperature is further measured by other instruments after sensing it। इसमें जो जो मैं चीज आपको कटवाता जाऊंगा ना उसको आपने भी काट देना है। ये सब चीज आपने काट देनी है, आपके किसी काम का नहीं है। बस आपने इतनी बात ध्यान में रखनी है कि थर्मोकपल्स आर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, और कहाँ पे ये यूज होते हैं जनरली, जहां पे बहुत हाई रेंज होता है, जहां पे आपके ऑर्डिनरी थर्मामीटर काम नहीं करते। अच्छा, ये बेसिकली ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये बिल्कुल आपने नोट बनाया। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे। सर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? भाई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज तीन होती हैं, वी, आई और आर। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। कोई भी आपके पास ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी डिवाइस है ना जो कि इनमें से किसी भी कोई भी और क्वांटिटी है, कोई विंड स्पीड को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, कोई विंड स्पीड को करंट में कन्वर्ट कर रहा है, मिसाल दे रहा हूं। कोई आपके पास जो है ना वो मिसाल के तौर पे विस्कोसिटी को कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज में, या जैसे ये थर्मोकपल है, ये क्या कर रहा है, ये आपके पास टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है इसको कन्वर्ट करता है वोल्टेज पल्सेस के अंदर। तो मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि एक क्वांटिटी को, मतलब ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, विंड स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, या आप कह लो टेम्परेचर हो गया, या आप कह लो कि मास हो गया, या आप कह लो कि स्प्रिंग की एक्सटेंसिवनेस हो गई। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसी डिवाइस अपने पास कहलाती है ट्रांसड्यूसर। तो एज दे कन्वर्ट अ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है बेसिकली। अभी देखते हैं आगे, इनटू वोल्टेज, सो दे आर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपके किसी मतलब की चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये वैसी बेकार बात लिखी हुई है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, सही हो गया। अब थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सही है। अब थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल यहां से आपका मतलब शुरू हो रहा है। ये बेसिकली मेरा बेटा आपके पास होता है सीबैक इफेक्ट। अब पहले मैं आपको ये समझाता हूं, फिर उसके बाद जो है ना इसको हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे इसके ऊपर। अच्छा, ये भी सब भाड़ में डाल दो क्या लिखा हुआ है, अभी आप सिर्फ सुनो जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो एक कोई जंक्शन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और ये मेरा बेटा हमारे पास, अच्छा ये सर क्या बनाया, ये कुछ समझा भी दें। ये मेरा बेटा जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, ये समझ लो आपके पास एक कोई वायर है, इसका नाम ए रख दिया। ये जो ब्लू कलर से बनाया है ये एक और कोई वायर है, ये सारी दोनों वायर्स हैं, कंडक्टर्स हैं। और इसका नाम मैंने रख दिया वायर बी। सर अलग अलग नाम क्यों रखा, इसलिए कि मेरा बेटा ये अलग अलग मटेरियल की वायर्स है, अलग अलग मटेरियल्स की वायर है, ठीक है भैया। यहां कहीं पे अपने पास लगा हुआ होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का मुझसे बेहतर आपको पता है क्या काम होता है, करंट को डिटेक्ट करना कि भाई करंट यहां से फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा, सही है। ये यहां पे कनेक्ट हुए हुए हैं, ये यहां पे कनेक्ट हुए हुए हैं। अब थर्मोकपल के ना मेरे भाई होते हैं दो जंक्शन। एक कहलाता है आपके पास हॉट जंक्शन, एक कहलाता है आपके पास कोल्ड जंक्शन। जो आपका कोल्ड जंक्शन है ना, ये बेसिकली आपका होता है रेफरेंस जंक्शन। भाई अभी नहीं पढ़ना उल्टे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, परेशान रहोगे वरना।
हॉट जंक्शन आपका होता है डेजिग्नेटेड जंक्शन, यानी कि जहां पर आपने मेजरमेंट करनी होती है। अब थर्मोकपल करता क्या है? थर्मोकपल आपको हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बताता है विद रेफरेंस टू द कोल्ड जंक्शन। गोया के अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस है और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर लेट से के प्लस 200 है, तो थर्मोकपल यह बताएगा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है कोल्ड के मुकाबले में। बस काम क्या है इसका कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बताना विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू, किसके लिहाज से भाई? कोल्ड जंक्शन के लिहाज से। अभी कोल्ड जंक्शन को तुम 0 पे सेट कर दोगे और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर 200 है, तो वो बता देगा भाई 200 है, यानी कि 0 से 200 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्यादा है। अमूमी तौर पे, अमूमी तौर पे जो कोल्ड जंक्शन होता है इसका टेम्परेचर कहां रखा जाता है? 0 पे रखा जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हॉट जंक्शन का जो टेम्परेचर है वही थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करके देता है। लेकिन सही बात क्या है आपने जहन में रखना है कि कोल्ड जंक्शन के मुकाबले में ये हॉट का टेम्परेचर बताता है। गोया के अगर कोल्ड को मैं 10 पे रखूंगा, आपका एग्जामिनर मिसाल के तौर पर सवाल पूछे, आपका एग्जामिनर ऐसे लिख दे कि भाई कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर मेरा 110 डिग्री सेल्सियस है। सवाल सुनना गौर से। कोल्ड का टेम्परेचर मेरा 10 है, हॉट का टेम्परेचर मेरा 110 है। बताओ थर्मोकपल जिस डिवाइस का टेम्परेचर मेजर कर रहा था या जिस जगह पे लगा हुआ था, उस जगह का टेम्परेचर 100 है या 110 है? तो जितने लोगों ने आंसर लगाया 110, वो गलत हो गया। क्यों भाई? 10 तो आपके रेफरेंस का है, 10 से ज्यादा कितना है वो ये मेजर करके बता देगा, यानी कि वहां का टेम्परेचर कितना होगा आपके पास? 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा। तो ये आपने की पॉइंट ध्यान में रखना है कि थर्मोकपल रेफरेंस का टेम्परेचर मेजर करता है। तो आपको जितने पढ़ाने वाले ये पढ़ाएं कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर ही असल में उस डिवाइस का टेम्परेचर हो, तो बस ध्यान में रख लेना उन्होंने इसका रटा मार लिया कि कोल्ड का टेम्परेचर हमेशा कितना होगा? 0। अगर ये 0 होगा तो फिर ये बात सही है कि हॉट का जो टेम्परेचर होगा वही आगे आगे डिवाइस का टेम्परेचर रहेगा। अब ये काम कैसे करता है, ये इसके ऊपर काम है मेन आपका। देखो भाई, आपको एक बेसिक सी बात पता है। सर क्या बेसिक सी बात पता है हमें? आपको एक बेसिक सी बात ये पता है कि भैया कंडक्टर के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा ख्याल है 7वां लेक्चर है आज हमारा। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इंटरनल एनर्जी होती है और इंटरनल एनर्जी में एक बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। अब जो आपका हॉट जंक्शन है, इसका मतलब इस जगह का टेम्परेचर ज्यादा है और जो कोल्ड जंक्शन है गोया कि इस जगह का टेम्परेचर क्या है? कम है। सही भाई। अब जो आपका हॉट जंक्शन होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन दबा के भागते हैं कहां पर? कोल्ड जंक्शन की तरफ दुम दबा के भागते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो कोल्ड जंक्शन होता है, यहां लिख भी देता हूं, कोल्ड जंक्शन होता है, यहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा होते हैं। हॉट जंक्शन पे आपके इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप नोट करो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सर कैसे क्रिएट हो रहा है, नहीं समझ में आया, फिर बताएं। अरे भैया, ये दो आपके पास कंडक्टर हैं। बिल्कुल है सर। कंडक्टर की खासुल खास बात आपने क्या पढ़ी हुई है भाई? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जिसको ये नहीं पता वो पहला लेक्चर देख ले जाके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में मैंने ये सब भरपूर अंदाज में बताया भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या है, सब बताया भाई ये बात, ठीक है। तो जो आपका हॉट जंक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है और बढ़ा के चला जाता है कोल्ड जंक्शन की तरफ, जहां पे उसके पास टेम्परेचर कम होता है। तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया। गोया के जब आप कंडक्टर के दो सिरों पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हो, भाई ये एक टेम्परेचर, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, जैसे ही आप दो एंड्स के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। गोया के क्या सीखा? टेम्परेचर डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर will create a potential difference across the same two ends of the conductor. This phenomena is termed as Seebeck effect. क्या कहलाता है ये? सीबैक इफेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सीबैक इफेक्ट कहलाता है। इसका एक रिवर्स फिनोमिना भी होता है जिसे पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो सीबैक इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस होगा कंडक्टर के एंड पे और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई समझ में आ गई ये बात भी आपको? अब सवाल पैदा होता है, सर आपने दो कंडक्टर्स क्यों कनेक्ट करे हुए हैं? 2 मिनट दो जरा मुझे। तो मेरा बेटा आपके पास क्या होता है? आपके पास जो है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको आप कहते हो सीबैक इफेक्ट। अब सवाल पैदा होता है, सर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? देखिए ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ दौड़ के यहां चले गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ के यहां चले गए। अभी करंट कैसे फ्लो कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा।
अभी समझ में आता है? मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया भर में जितने भी कंडक्टर्स होते हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी होती है? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने आई इज इक्वल टू वीना के कॉन्सेप्ट में स्मॉल एन से शो भी किया था, वो एक बराबर तो नहीं होती। भाई जाहिर है जो अच्छा कंडक्टर है उसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जो हल्का कंडक्टर है उसके पास चार्ज डेंसिटी क्या है? कम है। तो गोया के, अगर मैं मान लूं कि ए मेरा अच्छा कंडक्टर है, तो यहां पे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है? कम है। सर अभी तो आपने कहा ज्यादा जमा हो जाएंगे। भाई इस बात को जरा समझ लो, ऐसा ना हो फिर आप इसमें परेशान होते रहो। इसको छोड़ देना, अभी ये क्या बना हुआ है ये हमें कोई कंसर्न नहीं है इससे भी, ठीक है? जरा मैं यहाँ जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अब जरा जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना। देखो ये वही जो मैंने ऊपर जंक्शन आपको बना के दिखाया ना, मैं आपको वही जंक्शन यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो समझ जाना कॉन्सेप्ट को भी जरा। देखो मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये कोल्ड जंक्शन है ना, तो कोल्ड जंक्शन के ऊपर आपके पास ये मैंने वही एक जंक्शन समझ लो जूम इन कर लिया, ये मेरा जंक्शन है। और ये मेरा जंक्शन कौन सा है भाई? ये मेरा है कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन में हॉट के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, अब ये दो वायर्स हैं, हो सकता है इसके यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन इसके हॉट से कोल्ड पे जमा हो गए। और ये जो वायर बी है थोड़े हल्के मटेरियल का वायर है, या कह लो कि इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम थे, तो इसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वहां हॉट साइड से उठ के कहां आ गए? कोल्ड साइड पे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये जो आपका वायर था, इसके हॉट के मुकाबले में तो कोल्ड में ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वायर ए के मुकाबले में वो इलेक्ट्रॉन कम है। इसके भी हॉट के मुकाबले में यहां पे ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन आ गए। सही हो गया? ये हो गए। लेकिन चूंकि मैंने डिसिमिलर कंडक्टर्स यूज किए हैं, तो डिसिमिलर कंडक्टर्स की वजह से क्या है कि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? कम है। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलो ये बात सबको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका जो कोल्ड जंक्शन है उसके ऊपर डिफरेंट है, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर्स। सही है? अली और हादिया बेटे लेक्चर को दोबारा देखो 3 से 4 दफा। देखो बेटे, हमने शुरू में भी ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास होती है एक चीज जिसको आप कहते हो चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हो इसे आप? चार्ज डेंसिटी। ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? ये डिपेंड करती है आपके मटेरियल की अपनी नेचर के ऊपर, या आपके अपने मटेरियल की सलाहियत के ऊपर। सही है? अब होता क्या है, मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थे और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम थे। तो ये जो ब्लू वाला कंडक्टर है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने हॉट से उठ के कहां पे आ गए? कोल्ड साइड पे आ गए। और ये जो रेड वाला कंडक्टर है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन हॉट साइड से उठ के कहां पे आ गए भाई? कोल्ड साइड पे आ गए। हो गए। अब कहने को दोनों के सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आए हुए हैं? कोल्ड साइड पे आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? क्योंकि भाई एक कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और एक कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, वहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? कम है। और इस तरह से आपके पास थर्मोकपल में एक करंट क्या होगा? फ्लो करेगा। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो देखो भाई, आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा थी, तो यहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव करेगा। ये चीज आपको कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा कि आपके पास चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो करता हुआ जा रहा है। अगर दोनों के दोनों मेरे पास सिमिलर कंडक्टर्स होते, एक जैसे कंडक्टर्स होते, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इस कंडक्टर की होती, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे होती, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो जाता, लेकिन उसके बावजूद आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा होता? क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां वही यहां, तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे नहीं आ सकता था। बोलो ये बात समझ में आ गई कि डिसिमिलर कंडक्टर्स मैंने क्यों इस्तेमाल किए हुए? बोलो भाई, क्लियर हो गई यहां तक की बात? हाथ रेस कर दो मेरा बेटा, कितने लोगों को यहां तक की बात क्लियर हो गई है? सही है? ये छोटी छोटी चीजें थी जो जहन में रख लेना। चलो, अब मैं इसको पढ़ता हुआ जा रहा हूं, जो मेरे काम की चीज नहीं होगी वो मैं उड़ाता हुआ चला जाऊंगा। अब जो बात डिस्कस करी है उसी को हम पढ़ लेते हैं उठा के इसी चीज के अंदर। ठीक है? देखो, the thermocouple working principle is based on the Seebeck effect. This effect is said that when a closed circuit is formed by joining, ये jointing नहीं है, joining है, two dissimilar metal at the two junction and the junctions are maintained at different temperatures, then an electromotive force is induced in the closed circuit. The amount of induced EMF is different for different metal combination. अच्छा इसको छोड़ देना,
ये आपके मतलब का नहीं है। सिर्फ ये पहला पैराग्राफ पढ़ लो भाई, ये जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है ये सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पहले पैराग्राफ में सबका? ये समझ में आ गया, यही पूरा सीबैक इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब जरा। आगे हमारे पास कहता है अ टिपिकल डायग्राम ऑफ अ थर्मोकपल। बेटे ये मोमबत्ती बनी हुई है, ये लिपस्टिक नहीं है, ठीक है, ये मोमबत्ती बनी हुई है। अब ये कहता क्या है कि ये हमारे पास है a typical diagram of a thermocouple is shown in the figure. In the figure, two dissimilar metals, मैंने आपको ये भी बता दिया कि Y, A and B should be dissimilar metals, are joined at the two junctions P and Q. Here P junction is the measuring junction, भाई एक measuring junction है जिसको आपने जिस चीज को मेजर करना है उस पर डालते हैं, और hot junction, whereas the junction Q is the reference junction और the cold junction. ये जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको आप आसान भाषा में समझ लो, ये गैल्वेनोमीटर है। ये बेसिकली होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में एक परमानेंट मैग्नेट होता है और उसका कॉइल मूव भी कर रहा होता है, इसलिए उसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं हम लोग। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट, तो वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आगे कहता है भाई when the junctions are kept at different temperature, generally cold junction is kept at 0 degree Celsius and measuring junction is kept at an unknown temperature that we want to measure. That is, the temperature of the junction is raised by heating it, and EMF will be generated in the circuit due to temperature difference of the junctions. The EMF, अच्छा ये आगे छोड़ दो, बेकार है। EMF का ऑर्डर क्या होता है? The EMF can be measured with the help of the PMMC instrument by connecting it in the circuit as shown in the figure. When both the junctions are at the same temperature, भाई जब दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे तो क्या होगा, खुद सोचो यहीं पे रुकने के बाद। अगर दोनों जंक्शन का टेम्परेचर मैंने सेम रखा हुआ है तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन फालतू में एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फालतू में जाएगा ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो सीबैक इफेक्ट तो वहां फेल हो गया आपके पास। तो डिफरेंस टेम्परेचर का होना चाहिए। तो ईएमएफ जनरेटेड एट बोथ द एंड विल बी सेम, नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द मीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है। किसकी बात कर रहा है ये? गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है। आगे कहते हैं when both the junctions are at different temperature, a current will flow through the meter and the meter will show deflection as the generated EMF is proportional to the temperature difference. तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यही मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि टेम्परेचर जो आपका डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या करता है, क्रिएट करता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे आएगा, उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो जो है वो भी इसके, भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो गोया अगर आपने ये मेजर कर लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है तो आपको ये पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपको ये पता चल जाएगा करंट कितना है, या वाइस वर्सा। आपने अगर करंट मेजर कर लिया कि करंट कितना है तो पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना है। और आप थर्मोकपल की वर्किंग की मदद से क्या कर सकते हो? अननोन टेम्परेचर विद रेफरेंस टू द कोल्ड जंक्शन निकाल सकते हो। बोलो भाई क्या यहां तक सारी की सारी कहानी सबको समझ में आती है? ये मेरा बेटा आपने अपने नोट्स में लिखना है, जब भी मैंने आपको ये सारी की सारी फारसियां लिखवाई है यकीनन, ठीक है। जो आप जितना कोई कॉन्सेप्ट था वो मैंने सब आपको यहाँ पे लिखवा दिया, जो जो चीज पूछ सकता था वो भी बता दिया। यहाँ पे हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ना वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है इंशाल्लाह।